देखिएगा आज की जो हमारी क्लास रहेगी BABG 171 BR अंबेडकर चिंतन। ठीक है, इसमें आज हम लोग क्लास में पूरी बुक पढ़ेंगे और खास तौर से जो मैं आपको पूरी बुक पढ़ाने जा रहा हूं, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि खास तौर से आपके एग्जाम में पूछा गया है, हम लोग उन्हीं चैप्टरों को पढ़ेंगे। अगर मैं इस बुक की बात करूं BABG 171 BR अंबेडकर और चिंतन, ठीक है, अगर इस बुक में अगर आप देखेंगे तो इस बुक में टोटल जो चैप्टर है वो टोटल लगभग 20 चैप्टर हैं भाई। ठीक है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट हैं या जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हम लोग उन्हीं चैप्टरों को करेंगे। ठीक है, और एक ही वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लें जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इतना तो हम लोग जरूर पढ़ के जाएं ताकि एग्जाम में पास हो जाएं और एग्जाम में ठीक ठाक आपको नंबर भी एग्जाम में मिल जाए। सिर्फ पास ना हो, आपको नंबर भी अच्छे खासे मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस क्लास को शुरू करते हैं भाई। 20 चैप्टर है और इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा हम लोग वहीं से इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर और मैं आपको बीच बीच में से भी आपको चैप्टर करवाऊंगा। ठीक है, याद रखिएगा भाई जो जो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर देखिए क्या है, जाति एवं जाति का उन्मूलन, यानी जाति पर अंबेडकर के विचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है भाई, कि जो जाति है, ये जो पूरी जाति व्यवस्था है, उस पर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार हैं वह कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। आप सबको पता भी होगा भैया हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था है ना, देख सुना होगा ना भाई, हमारे समाज में तो वर्ण व्यवस्था है। यानी वर्ण व्यवस्था में अगर आप देखो, जैसे ब्राह्मण होता है, फिर क्षत्रिय होता है, फिर वैश्य होता है और फिर शूद्र होता है। और शूद्र को कह सकते हो कि जाति व्यवस्था में सबसे नीचे समझा जाता है, और ब्राह्मण जो है वो कह सकते हो जी सबसे ऊंचा स्थान है। और भारत में जो जाति व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। यानी आपने भैया जिस जाति में जन्म ले लिया, आप उसी जाति व्यवस्था में आएंगे और आप उसी जाति के माने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ करके अपनी जाति को बदल सकते हैं। भाई कहा भी जाता है ना कि व्यक्ति की जाति जो है वो कभी नहीं बदलती है। आपने अगर क्षत्रिय समुदाय में जन्म लिया तो भाई आप क्षत्रिय रहेंगे, अगर आपने ब्राह्मण जाति में जन्म लिया तो आप ब्राह्मण ही रहेंगे, अगर आपने वैश्य जाति में जन्म लिया तो आप वैश्य रहेंगे। यानी और अगर आप शूद्र यानी जिसमें SC ST ज्यादातर आते हैं, अगर आपने इस शूद्र जाति में जन्म लिया तो भैया आप शूद्र ही रहेंगे और आपके साथ छुआछूत और कह सकते हो कि अनटचबिलिटी जिसको हम बोलते हैं भाई, छुआछूत होता है और आपके साथ शोषण तो होता ही होगा। यानी भारत में अगर आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था है और बहुत मजबूत जाति व्यवस्था भारत में रही है। और जाति के आधार पर अगर आप देखेंगे तो भारतीय जो समाज है उसमें अन्याय भी बहुत है, शोषण भी बहुत है। भाई जो समाज में जो उच्च जातियां हैं, जो जैसे ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय हैं, भाई उनको समाज में बहुत सारी सहूलियत है। ठीक है, लेकिन जो निम्न जातियां थी जैसे शूद्र हैं और जो जैसे आदिवासी हैं, अछूत जिनको हम बोलते हैं, उनके साथ तो हमारे समाज में लगातार दुर्व्यवहार होता ही रहा है। तो कह सकते भाई BR अंबेडकर यानी बाबा साहब BR अंबेडकर के जाति व्यवस्था पर क्या विचार हैं। ठीक है, क्योंकि उनके कारण ही अगर आप देखेंगे तो भारतीय संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था हो पाई है, खास तौर से जो SC ST जातियां हैं उनको आज जो समाज में बराबरी का अधिकार मिल रहा है, उस बराबरी के अधिकार मिलने में कह सकते हैं भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है भाई सबसे ज्यादा कह सकते हैं संविधान निर्माण में। तो देखिएगा जाति पर अंबेडकर के विचार देखते हैं। देखो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय में निवास के दौरान मानव शास्त्र के एक सेमिनार में शोध प्रस्तुत किया। यानी अब BR अंबेडकर जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और यहां पर इन्होंने एक भैया रिसर्च पेपर होता है, जैसे PhD USD लोग करते हैं, तो रिसर्च पेपर शोध किया। इस पत्र में उन्होंने भारत में जो जातियां हैं, भारत में जाति और उसका रचना कैसे, उसकी उत्पत्ति और उसका विकास कैसे हुआ है, इस पर कह सकते उन्होंने एक अपना रिसर्च पेपर कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया था। उन्होंने यानी अंबेडकर कैसे BR अंबेडकर ने अवलोकन किया कि जाति एक जटिल विषय है। यानी अंबेडकर कहते हैं कि भैया कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है वह क्या है,
एक जटिल विषय है, ठीक है। क्या है ये? आपको बहुत ज्यादा जटिल व्यवस्था है जिसकी विस्तृत व्याख्या करने की क्या है, हमें आवश्यकता है, ठीक है भाई। जाति एक जटिल व्यवस्था है जिसकी व्याख्या करने की आवश्यकता है। अंबेडकर दावे के साथ कहते हैं कि उनसे पूर्व कई तीव्र बुद्धि वाले बुद्धिजीवी ने जाति व्यवस्था की पहेली को सुलझाने का प्रयास किया, परंतु फिर भी वह इसकी पहेली को सुलझा नहीं सके। करें भाई, अंबेडकर कह रहे हैं कि हम मेरे से पहले भी जाति व्यवस्था जो है उसको, जो इतना जटिल विषय है उसको सुलझाने का कई सारे लोगों ने प्रयास किया है, लेकिन समझा नहीं सके हैं। जाति समस्या पर जाति एक समस्या है जिसका सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों चुनौतियां हैं। अंबेडकर जाति पर कहते हैं जब तक भारत में जाति रहेगी तब तक यह कठिन है कि हिंदू लोग सजातीय और अंतर जातीय विवाह करेंगे। भाई जाति व्यवस्था में सबसे बड़ी यही है कि भैया जो जिस जाति का व्यक्ति है वो उस जाति में ही शादी करता है। तुम सबको पता होगा ना कि भाई हमारे यहाँ तो क्या होता है, ब्राह्मण ब्राह्मण के यहाँ शादी करेगा और क्षत्रिय क्षत्रिय के यहाँ शादी करेगा, बनिया बनिया के यहाँ शादी करेगा, SC ST में जो जातियां, दलित दलित के यहाँ करता है, ठीक है। SC ST समुदाय में जैसे जाटों जाटों के यहाँ शादी करेंगे, तो खास तौर से यादव यादव के यहाँ शादी करता है। तो अंबेडकर कह रहे हैं जाति व्यवस्था में सबसे बड़ी चीज है कि भैया एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति में शादी नहीं करता है, यानी ये लोग अपनी जाति में ही विवाह करते हैं, कोई दूसरी जाति में जाकर के विवाह नहीं करते हैं। और खान पान भी तो आप लोगों ने देखा होगा कि भैया जो जिस जाति का होता है, जो उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, वो किसी शूद्र के यहाँ पर या किसी दलित OBC SC ST के यहाँ जाकर के भोजन तक तो नहीं करते हैं, ठीक है ना, वैवाहिक संबंध होते हैं। जाति व्यवस्था में भाई जो जिस जाति का है वो अपनी जाति में शादी करता है, बाकी दूसरी जाति में वो लोग शादी नहीं करते हैं। बाह्य लोगों के साथ कोई सामाजिक व्यवहार संबंध बना सके। यदि हिंदू लोग धरती पर अन्य भागों में प्रसारित हो जाते हैं तो भारत की जाति समस्या वैश्विक। करें भैया कि भारत में जैसी जाति व्यवस्था है, अगर भारत के लोग पूरी दुनिया में फैल जाएंगे तो जाति व्यवस्था भी पूरी दुनिया में फैल जाएगी, क्योंकि भारतीयों में जो जाति व्यवस्था है वो एक बहुत जटिल विषय है, कह सकते हो कि यानी इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है, जो जाति है वो बहुत जटिल है। भाई हर कोई व्यक्ति अपनी जाति में शादी करता है, हर कोई व्यक्ति अपनी जाति के साथ खान पान, उठना बैठना, रहन सहन रखता है। हमारे तो कहा भी जाता भैया रोटी और बेटी का संबंध अपनी जाति में लोग करते हैं। भारत में तो यही है ना, रोटी मतलब यानी भैया खान पान और बेटी मतलब शादी विवाह। किसमें करते हैं लोग? भाई जाति में ही तो करते हैं। दूसरी जाति में जाकर तो कोई करता नहीं, अगर दूसरी जाति में कर देगा तो उसके भैया उसकी जाति वाले उसका बहिष्कार कर देते हैं, देखा होगा ना, बहिष्कार कर देते हैं, उसके यहाँ पर खान पान बंद कर देते हैं अगर उसकी जाति के लोग हैं, ठीक है। अनेक महान विद्वानों ने जाति की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास, भैया जाति का जन्म कैसे हुआ इसको बहुत सारे लोगों ने समझाने का प्रयास किया। हालांकि इसमें अधिकतर विद्वानों ने अंबेडकर का समर्थन नहीं किया। जैसे फ्रांसीसी विद्वान कहता है कि दूषित होने का विचारधारा है। अंबेडकर का कहना है कि शुद्धता सामान्य विश्वास है। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का कार्य संचालन को प्रभावित किए बिना दूषित होने का विचार नकारात्मक है। दूषित होने का यह विचार जाति संस्था से केवल अविभाज्य है। यानी जाति व्यवस्था में अगर आप देखोगे भैया उसमें दूषित हो जाता है। जैसे कहते हैं ना भाई मेरे को छूना मत, नहीं तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। खास तौर से जाति व्यवस्था में होता ना कि भैया जो निचली जाति का व्यक्ति है ऊंची जाति की व्यक्ति को छू नहीं सकता। जो अछूत लोग थे, जो शूद्र थे, वो ब्राह्मण को टच नहीं करते थे, छूते नहीं थे। बहुत छू लिया भैया, छूत कर दिया, पाप लगेगा, फलाना लगेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो भैया जाति व्यवस्था में तो होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में सर्वोत्तम स्थान रखने वाली जाति पुरोहित वर्ग स्वयं को शुद्ध के विचार के गहरे रूप, यानी कह सकते हैं भैया जो पुरोहित है जैसे ब्राह्मण है, वो क्या करता है, उसको लगता कि मैं शुद्ध हूं, बाकी सब अशुद्ध हैं, बाकी सब आदमी सब, बाकी दूसरी जाति का आदमी एक प्रकार से क्या है जी, वो अपवित्र है और मैं ही पवित्र हूं। ये जाति व्यवस्था में ऐसा भाव किसका है? पुरोहित वर्ग समझते हो, जो जाकर के घरों में पूजा पाठ करवाता है। यानी ब्राह्मण पुरोहित नहीं, ब्राह्मण तो सभी हैं भाई। एक ब्राह्मण हो सकता है वो नौकरी चाकरी करता हो, एक ब्राह्मण हो खेती बाड़ी करता हो, लेकिन पुरोहित वर्ग हम उसको कहते हैं जो पूजा पाठ करवाने में रहा, उसको कहते हैं पुरोहित वर्ग, ठीक है।
यानी ब्राह्मण और पुरोहित वर्ग में बड़ा डिफरेंस है। ब्राह्मण तो एक जाति है, लेकिन ब्राह्मणों में जो शादी करवाना, ब्याह करवाना, पूजा पाठ करवाना, उनको बोलते हैं जी पुरोहित वर्ग। तो पुरोहित वर्ग जो है खुद को तो भैया मानता है शुद्ध, लेकिन दूसरे लोगों को सबको मानता है अशुद्ध। ये जाति व्यवस्था में है। जैसे अगर बात करें, एक और व्यक्ति ने कहा कि अपने जाति व्यवस्था का सहभोज यानी अपनी जाति के बाहर सदस्य के साथ भोजन की अनुपस्थिति में विशेष रूप से, भैया अगर आप देखोगे तो जाति व्यवस्था में एक चीज है भैया, सहभोज बहुत होता है। अपनी जाति में लोग खान पान करते हैं, दूसरी जाति के यहाँ पर खाते नहीं है। देखा होगा ना, हमारे यहाँ पर गांव देहात में तो बहुत होता ना भैया, अपनी ही जाति में लोग खान पान करते, दूसरे के यहाँ जाकर के खाते नहीं। भैया ये तो बहुत होता है ना कि भाई जैसे दूसरे के यहाँ पर के तो खाना ही नहीं, नेता होता तो पब्लिसिटी करने के लिए जाकर के खा लेते हैं, लेकिन अगर आप लोग सामान्यता बात करोगे तो भाई ऊंची जाति का व्यक्ति, निम्न जाति के जो लोग हैं उनके यहाँ तो जाकर के खाना ही नहीं खाता। और कह रहे हैं कि जब लोग जाकर के एक दूसरे के यहाँ पर खाना खाना शुरू कर देंगे तो हो सकता है कि जाति व्यवस्था टूट जाए, लेकिन जाति व्यवस्था यह एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाप्त नहीं होगी और सहभोज को सम्मिलित किया जा सकता है। और भाई जाति व्यवस्था कब खत्म होगी? जब लोग एक दूसरे यहाँ के जाकर दूसरे यहाँ के लोगों के यहाँ जाएं और भोजन करें। जाति व्यवस्था में तो है भाई कि भाई हर ऊंची जाति का व्यक्ति निचली जाति के यहाँ कभी भोजन नहीं करता है ना भाई, खाना ही नहीं खाते, तो होता है। अगला केतकर, अंबेडकर केतकर के विचारों से सहमत हैं। केतकर ने जाति को जातीय की एक व्यवस्था में कहा। उन्होंने कहा कि उनकी जाति पर विशेषताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया। एक व्यवस्था में जाति के अस्तित्व को बने रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हालांकि अंबेडकर कहते हैं कि अंतर जातीय विवाह और आजीव उत्पत्ति के द्वारा जाति दो प्रमुख विशेषताएं, यानी जाति व्यवस्था में पहला चीज क्या जी, हर कोई व्यक्ति अपनी जाति में शादी करता है, ठीक है, ये जाति व्यवस्था में है। दूसरा कहा गया कि भैया अपनी जाति के बाहर कोई दूसरा व्यक्ति, यानी अंतर जातीय विवाह जाति व्यवस्था में प्रतिबंधित है। यानी अगर तुम यादव हो तो यादव के यहाँ पर शादी करोगे, अगर तुम बनिया हो तो बनिया के यहाँ पर शादी करोगे, ब्राह्मण के यहाँ पर शादी करता है, SC ST OBC जातियां भैया वो अपने अपने जातियों में शादी करती हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि निचली जो तबका है वो जाति व्यवस्था को नहीं मानता, बल्कि ऊपर वाली जातियां तो मान रही हैं, बल्कि जो निचला समुदाय है यानी जैसे SC ST OBC हैं उनमें भी अगर आप देखो उनमें भयंकर जाति व्यवस्था उनमें भी भरी हुई है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही जाति को मान रहे हैं, वो शादियां नहीं कर रहे हैं, बल्कि यादव है, यादव बताओ दलित के यहां पर शादी कर लेगा, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे हैं ना। यानी कहने का मतलब है कि जाति व्यवस्था में तो भयंकर रूप से भरा हुआ है कि भाई जो वैवाहिक संबंध है वो हम अपने जाति में ही करेंगे। खास तौर से अंबेडकर इस बात को कह रहे हैं कि जाति में है। आगे अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय समाज के अतिरिक्त कोई अन्य सभ्यता यानी और कोई ऐसा समाज नहीं है जो ऐसी जाति व्यवस्था को मानता है और उसका पालन करता है, ठीक है। और यह भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है वो पुराने और प्राचीन काल से आदिम युग से लगभग रहा है। और भारत में आदिम विश्व या युग में बहुविवाह काफी प्रचलित था, ठीक है। और पहले तो ऐसा भाई बहुविवाह का मतलब एक प्रकार से निकटतम रक्त संबंधियों के साथ विवाह की मनाही है। यानी अगर आप देखोगे भैया आसपास के शादियां नहीं होती, लेकिन दूर जाकर तो, लेकिन खास तौर से हिंदू जो समाज है उसमें क्या है कि भाई अपनी जाति में शादी करना है, अपनी जाति के यहाँ के लोगों के यहाँ जाकर के वो भोजन करता है, ठीक है, ये जाति व्यवस्था में है। दूसरा जाति व्यवस्था में ये सारी चीजें हैं जाति व्यवस्था में। भैया दूसरी जाति में शादी नहीं करना है, दूसरी जाति के आदमी के यहाँ जाकर के भोजन नहीं करना है, खाना नहीं खाना है, ठीक है, ये तो जाति व्यवस्था में। और जो आदमी भैया इसका उल्लंघन कर दे उसको तो कड़ी सजा मिलती है। उल्लंघन होने देखा होगा ना, उसकी जाति के लोग तो भैया बिल्कुल उसको बाहर कर देते हैं ना, देखा होगा ना। तो आप स्वतः ही देखेंगे कि यदि बहुविवाह को आवश्यक नियम बना दिया तो जाति व्यवस्था नहीं रहेगी। करें कि भाई अगर जाति व्यवस्था पता कैसे खत्म हो सकती है, ये हर कोई व्यक्ति दूसरी जाति में अगर शादी कर देगा तो जाति व्यवस्था को आसानी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, ये अंबेडकर का कहना है। यानी BR अंबेडकर क्या कह रहे हैं कि भाई अगर ऊंची जातियां निचली जातियों में शादी करें, ठीक है, यादव दलित के यहां पर शादी करें, ठीक है, कह सकते हो कि क्षत्रिय वैश्य के यहां पर शादी करे, यानी जो
ये हर जाति में किसी दूसरी जाति में जाकर के अगर आप शादी विवाह करेंगे और खाना खाना शुरू कर देंगे तो इससे क्या हो सकता है, जाति व्यवस्था जो है वह पूरी तरीके से क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। ठीक है। और अंतर विवाह अगर होगा, भाई हर दूसरी जाति में जाकर के विवाह करेंगे, ठीक है, अंतर विवाह के कारण ही जाति की शुरुआत हुई। अंबेडकर कहते हैं कि भारत में जो जाति व्यवस्था आई है वो किस कारण से आई है, वैवाहिक संबंधों के आधार पर जाति बहुत मजबूत है कि भैया किसी दूसरे व्यक्ति के यहां पर जाकर के शादी नहीं करना है। ठीक है। अंबेडकर एक काल्पनिक समूह का उदाहरण देते हैं, स्वयं एक जाति में बदलना चाहते हैं, यह एक काल्पनिक समुदाय है। अंबेडकर विश्लेषित करने का प्रयास करते हैं कि इस समूह में सजातीय प्रकृति को मानने के लिए इसे कौन से साधन अपनाने होंगे। यदि कोई समूह स्वयं को बाहरी समूह से विवाह का निषेध करके सजातीय बनने की इच्छा व्यक्त करता है तो वह बहुविवाह व्यवस्था वाले समाज में प्रयास को कोई लाभ नहीं है। तो कह रहे हैं भैया जाति व्यवस्था की जो शुरुआत है वो खास तौर से इसी से हुई है कि जब लोगों ने अपनी जाति के बाहर शादी करने से मना कर दिया, इसी से आप लोग कह सकते हैं कि भैया जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई है। ठीक है। ये तो है ना भाई, जाति व्यवस्था में तो शादी है, खान पान है, रोटी और बेटी का संबंध तो अपनी जाति में ही करना चाहिए, ये तो हमारे यहाँ तो खूब बोला जाता है। और जाति व्यवस्था कब खत्म हो सकती है भैया, जब कोई आदमी दूसरे जाति में भी जाकर के अगर शादी करेगा, अगर विवाह करेगा, दूसरी जाति के आदमी के यहाँ जाकर के खाना खाएगा, खान पान करेगा, उनके यहाँ उठना बैठना करेगा, तब कह सकते कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है उसका भैया उन्मूलन हो सकता है। जाति व्यवस्था को खत्म हम तभी कर सकते हैं कि जब एक जाति का आदमी दूसरी जाति के यहाँ जाकर के भोजन करे, खाना खाए, इस प्रकार से जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। या कह सकते जो भेदभाव है, जो छुआछूत है, ये भी तो है, हमारे यहाँ पर तो भेदभाव बहुत होता है। और भैया जाति व्यवस्था के आधार पर श्रम विभाजन भी हमारे यहाँ पर, अगर आप देखोगे खेती ओती करने का काम, और खेती का काम पता कौन करते, निचली जाति के लोग पहले बहुत करते थे, उच्च जाति के जो लोग हैं वो तो खास तौर से श्रम करते ही नहीं है। जाति व्यवस्था में भी है कि जो निचली तबके की जातियां हैं वो खेती करती हैं और बाकी भाई ये तो जाति व्यवस्था में, भारतीय वर्ण व्यवस्था में तो यही है कि भाई जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं तो खास तौर से क्या होते थे, ये श्रमिक वर्ग जातियां नहीं, बल्कि जो निचली जातियां खास तौर से दलितों, यानी दलित अछूतों के बारे में कहा गया कि उनका काम ही है तीनों वर्ग की सेवा करना। तो यानी जाति व्यवस्था में श्रम विभाजन भी है, यानी उसमें कहा गया कि जो निचली जातियां हैं वो काम करेंगी। अपर क्लास नहीं कह सकते, जो उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय तो एक प्रकार से श्रम ही नहीं करते थे ना भाई। ब्राह्मण तो पूजा पाठ करवाता था, क्षत्रिय राजा महाराजा सेना में होते थे, वैश्य कह सकते हो जी जाकर के एक प्रकार से व्यापार करते थे, तो शूद्रों को ही बचा, वही जाकर के खेती बाड़ी इस प्रकार के कार्यों को कर रहे थे। तो कह सकते जाति व्यवस्था में श्रम विभाजन भी है कि भैया किसको क्या करना क्या नहीं करना, ये भी जाति व्यवस्था में बड़ा तेज है। और कह सकते भैया जाति व्यवस्था तभी समाप्त हो सकती है जब हमें एक वर्ग विहीन समाज मिलेगा, और जाति व्यवस्था हम तभी खत्म कर पाएंगे जब एक जाति का व्यक्ति किसी दूसरी जाति में जाकर के भैया शादी विवाह करेगा, दूसरे के यहाँ जाकर के भोजन वोजन करेगा, खाना वाना खाएगा, तभी इस जाति व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हो। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा इकाई नंबर 2 क्या रहेगा, गांव। भाई गांव को लेकर के भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। गांव पर अंबेडकर के विचार बताइए, गांव की संरचना कैसी होती है, गांव की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है, और गांव में पंचायत होती है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ये सब आपको पता ही होगा। गांव के बारे में आप लोगों को बेसिक जानकारियां हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर मैं आपको पढ़ा दूंगा तो गांव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आराम से लिख भी पाओगे कि भाई गांव से रिलेटेड अगर एग्जाम में कुछ आ जाता है या पूछा जाता है। तो देखिएगा भैया, गांव सबसे पहले देते हैं। गांव को सामाजिक संबंधों की एक संगठित प्रणाली कहा जाता है। यानी देखो गांव में अगर आप लोग देखोगे ना भैया, गांव में हर आदमी का एक दूसरे से संबंध होता ही होता है। गांव में देखो कोई किसी को चाचा कहता है, कोई किसी को ताऊ कहता है, कोई किसी को चाची कहता है, कोई किसी को, इस प्रकार से गांव जो है एक प्रकार से सामाजिक संबंधों पर आधारित है। उसमें लोगों का एक दूसरे से संबंध अच्छा खासा होता है। इसे कुल आबादी और उसकी कार्यकर्ताओं के बीच विद्यमान अंतर व्यवहार के रूप में समझ सकते हैं। भाई गांव में अगर आप देखोगे हर आदमी का एक दूसरे से संबंध भी है
और एक दूसरे के साथ व्यवहार भी होता है, लेन देन का व्यवहार अगर आप देखोगे तो यह भी हमारे गांव में क्या है, खूब देखने को मिलता है। गांव शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच के बाद मध्यकालीन अंग्रेजी से हुई है, जिसका मूल शब्द है काउंटी कंट्री हाउस शब्द। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में गांव को घरों के समूह, यानी घरों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया, गांव कहते हैं, जो हैमलेट से बड़े थे परंतु छोटे शहर थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में के रूप में परिभाषित किए गए हैं। कहा गांव को परिभाषित करने हेतु मानदंड एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश से जो भिन्न हैं, ठीक है, उन्हें अपने प्रयास से गांव को एक छोटे समूह के रूप, यानी गांव कह सकते हैं कि लोगों के घरों का एक जो छोटा समूह होता है उसे हम कहते हैं गांव। गांव में जो लोग हैं कह सकते हो कि वो सामाजिक संबंधों पर जुड़े रहते हैं। भाई गांव में अगर आप देखोगे तो हर आदमी का कोई ना कोई एक दूसरे से क्या है, संबंध होता ना, जैसे कोई किसी का चाचा है, कोई किसी का चाची है, कोई किसी का ताऊ है, कोई किसी की कुछ है, कोई किसी का बाबा है। तो इस प्रकार से हमारे गांव में संबंध बने रहते हैं, सामाजिक संबंधों पर भी गांव होता है। और गांव भारत की जनगणना में राजस्व गांव के मानदंड तय किए गए, उसके अनुसार गांव एक निश्चित नाम है जिसका एक सीमा भी होती है। अगर आप देखो गांव की, अगर हम लोग सामान्यतः तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रह और प्रशासन के उद्देश्य से गांव एक सबसे छोटी इकाई है, ठीक है। गांव एक ऐसी बस्ती होती है जो मुख्य रूप से भैया कृषि उत्पादन करती है। अगर आप देखोगे गांव के लोग ज्यादातर क्या करते हैं, खेती किसानी करते हैं। सबको पता भाई गांव का आदमी ज्यादातर क्या करता है, खेती किसानी ही करता है, ठीक है, और कृषि उत्पादन करते हैं। और गांव एक सीमा के बीच तक गांव को माना जाता है। जैसे गांव होता भैया यहां से यहां तक ये गांव है। गांव में अगर आप लोग रहे होंगे तो पता होगा ना कि एक इसके बाद अगला गांव शुरू होगा। तो इस प्रकार से गांव होता है, ठीक है। गांव की संरचना और प्रक्रिया क्या देखेगा, अंबेडकर अपने कार्यों के माध्यम से हमें किसी गांव का विश्लेषण मुख्य रूप से ग्रामीण संरचना हिंदू आधार पर बताते हैं। हिंदुत्व के संबंध में हमें ग्रामीण रचना और प्रक्रिया को समझेंगे। गांव क्या है भैया, गांव को अगर आप समझना है तो सबसे पहले आपको जाति व्यवस्था को समझना पड़ेगा। यानी गांव का जो निर्माण है, गांव में क्या जाति व्यवस्था खूब होती है। आप देखो, आप किसी गांव में चले जाओगे तो वहां पर जाति होती है ना, और जाति के आधार पर गांव में मोहल्ले भी होते हैं। जो गांव में जाति व्यवस्था के आधार पर, जैसे ब्राह्मण है उनके घर एक जगह बने होंगे, ओबीसी है उनके घर एक, जो यादव उनके घर एक जगह होंगे, गांव में जो दलित जातियां उनके घर एक जगह होंगे। इस प्रकार से गांव में देखा होगा होता है, उनके मोहल्ले भी बने रहते। गांव में क्या है, गांव की रचना कैसे भैया, गांव की रचना जाति के आधार पर हुई है। खासतौर से अगर आप देखेंगे हिंदू गांव हिंदू सामाजिक व्यवस्था के रूप से बने रहते हैं। और गांव में अगर आप देखेंगे तो गांव में एक जाति व्यवस्था होती है भैया। हर गांव में अगर आप देखेंगे तो उसका मेन आधार और मेन जो इसका स्ट्रक्चर है वो कह सकते हो कि इसी आधार पे बना हुआ है। समझ रहे हो, वो गांव इसी आधार पे वो बने हुए हैं, ठीक है। अब चलिए अगला जैसे इसमें अगर हम लोग पॉइंट, जैसे पहला मैंने पॉइंट किया भाई गांव जो है वो जाति प्रणाली गांव में होती है, आप सबको पता होगा। और गांव में एक जाति व्यवस्था और गांव जाति के आधार पर बटे भी होते हैं। अगर आप देखोगे गांव में जो टोलों की तरह जाति के आधार पर बटा होता है ना, अलग अलग जाति के जो लोग हैं, अलग अलग घर उनके लगभग आसपास बने रहते हैं, उसको हम टोले या मोहल्ले के तौर पर वो गांव में बने रहते हैं। और गांव में अगर आप देखोगे जो जाति व्यवस्था उसमें ये लगभग होगा भाई, ब्राह्मण है गांव में आपको मिलेंगे, क्षत्रिय मिलेंगे, आपको वैश्य मिलेंगे, आपको शूद्र मिलेंगे। इस प्रकार से जो गांव है वो अलग अलग जाति व्यवस्था के आधार पर बटे रहेंगे। दूसरा, अगर आप गांव में देखोगे तो इस प्रकार की कुछ जातियां जैसे धोबी हैं, मोची हैं, नट हैं, ठीक है, टोकरी बनाने वाले हैं, मल्लाह हैं, मछुआरे हैं, जुलाहे हैं, जंगली जानवर पक्षियों का शिकार करने वाली जातियां। इस प्रकार से भी गांव में अगर आप देखोगे तो पूरी तरह से जाति व्यवस्था में अलग, एक गांव में तो है जाति व्यवस्था के आधार पर ही भाई गांव पूरी तरह से बटा होता है, ये तो सच्चाई है अगर आप देखेंगे। दूसरा, दिशा और हवा से संबंधित पवित्र और अपवित्रता। गांव में अगर आप देखोगे तो भाई यह भी रहता है कि भैया कौन सी चीज पवित्र है और कौन सी चीज अपवित्र है। खास तौर से अगर आप देखोगे, खास तौर से जो हमारे यहाँ पर जैसे ब्राह्मण हैं वो खुद को पवित्र मानते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे जो खास तौर से जो शूद्र हैं
जो अछूत है उनको क्या माना जाता है, अपवित्र माना जाता है। इस प्रकार से भी गांव में अगर आप देखो तो होता है भाई। गांव में एक प्रकार से अगर आप देखोगे छुआछूत भी बहुत सारा चलता है, देखा होगा ना भैया, हर गांव में एक चीज होता है भाई कि जो ऊंची जातियां होती हैं उनको निम्न जाति के लोग जो हैं या जो निचली जाति के लोग हैं वो भाई उनको टच ही नहीं कर सकते, उनको क्या है वो छू ही नहीं सकते। इस प्रकार की भी चीजें अगर आप देखेंगे तो खास तौर से गांव में होता है, ठीक होता है ना, छूत और छूत। और गांव में अगर आप देखो गांव की जो राजनीतिक संरचना होती है वो क्या होती है जी, गांव की पंचायत होती है, देखा होगा ना। अंबेडकर का मानना है कि गांव का निकाय बहुत महत्वपूर्ण है और गांव जो एक प्रकार से अगर आप देखें राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे तो आज वहां पर पंचायतें होती हैं और पंचायतों का गठन कर दिया गया है। जो गांव के कह सकते हैं कि सभी विकास कार्यों में किसका भूमिका है, ग्राम पंचायत। भाई गांव में एक पंचायत होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, ग्राम पंचायत कहते हैं। गांव के विकास के जो सारे फैसले हैं, जो सारे डिसीजन है वो ग्राम पंचायत लेती है, ठीक है, पहली बात तो रही। और गांव की जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, गांव में जो पंचायत है, अगर मैं पंचायत की बात करूं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ग्राम पंचायत तो सारे डिसीजन तो लेती है और गांव में, और ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक आधार पे ग्राम पंचायत का क्या होता है, हमारे यहाँ पर गठन होता है। गांव के लोग वोट डालते हैं और वोट देकर के हम लोग क्या करते हैं भाई, ग्राम पंचायत का गठन करते हैं और पंचायत गांव के विकास में सारी चीजों को करती है। इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है यह भी समाप्त हो गया। चलिए अगला चैप्टर बताता। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर तीसरा क्या रहेगा, आदर्श समाज, यानी एक समाज कैसा होना चाहिए, यानी एक जो सोसाइटी है और एक जो समाज है वो किस प्रकार से होना चाहिए, बढ़िया समाज कैसे होगा। भाई भारतीय समाज और भारतीय कैसे भाई जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं, छुआछूत है भारतीय समाज में, तो ये तो आदर्श समाज नहीं हो सकता ना भाई। जो समाज अलग अलग जातियों में बटा हुआ है, जो एक दूसरे को अछूत मानता है, जो छुआछूत करता है, जो ऊंच नीच को मानता है, वो भारतीय समाज तो आदर्शवादी समाज तो हो नहीं सकता है। तो भाई आदर्श समाज कैसे होगा, एक बढ़िया समाज कैसे होगा भाई, जहां पर जातिवाद ना हो, जहां पर छुआछूत ना हो, जहां पर सबको बराबर माना जाता हो, किसी के साथ भेदभाव ना किया जाता हो, किसी के साथ ये कह करके भाई जाति के नाम पर भेदभाव ना करें। जहां आदर्श समाज वही होगा ना जहां पर सभी लोग जा करके भाई किसी के यहां पर भी शादी विवाह करते हो, खान पान कोई किसी के यहाँ खाना पीना खाता हो, ये ना हो कि भाई उसके यहाँ पर खाना नहीं खाना, वो निचली जाति का है, ऊंची जाति का है। इस प्रकार जिस समाज में सभी को समान माना जाए, ये कह सकती हो ना भाई, जिस समाज में हर व्यक्ति बराबर है, किसी के साथ भी छुआछूत नहीं किया जाता है, किसी के साथ भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता है। शादी करते हुए हम ये नहीं देखते कि कौन ऊंची जाति का कौन नीची जाति का है और हम किसी भी जाति में विवाह कर देते हैं। भैया आदर्श समाज वही होगा जहां पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है, जहां सभी लोग बराबर हैं, कोई किसी के यहाँ भी किसी के साथ भी जा बैठ करके भोजन कर लेता है, कोई किसी के यहाँ जाकर के खाना खा ले रहा है। यही तो आदर्श समाज होगा, यही तो अच्छी सोसाइटी है। अच्छा समाज कैसा है भाई, अच्छा समाज वही जिस समाज में जातिवाद नहीं है, जिस समाज में छुआछूत नहीं है, वही तो अच्छा समाज होगा। तो भाई आदर्श समाज पर अंबेडकर के क्या विचार हैं और आदर्श समाज को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो अंबेडकर क्या कहते हैं, देखो समाज के बारे में अंबेडकर के विचार थोड़े से अलग हैं। उदाहरण के अरस्तु के अनुसार मनुष्य अपनी प्रकृति और आवश्यकता के कारण सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह समाज में रहता है। समाज में प्रकृति, आवश्यकता और उसका व्यवहार सार्वभौमिक है और एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायक है जो न केवल उसकी प्राथमिकता को पूरा करता है बल्कि उसके विकास। भाई समाज जो है, व्यक्ति तो समाज में रहता है, ठीक है, और व्यक्ति के विकास में समाज सहायक भी होता है और व्यक्ति एक समाज में ही क्या कर पाता है, वो अपना विकास भी कर पाता है। यानी व्यक्ति का जो विकास है वह एक समाज में ही होता है। कुछ व्यक्ति मानते हैं कि समाज एक जैविक तत्व है, यह मुख्यतः मनुष्यों के दृष्टिकोण पर आधारित है। सामाजिक संगठन, ठीक है, सामाजिक संगठनों के कुछ आवश्यक तत्व हैं जो समाज के वास्तविक परिदृश्य को बनाते हैं। इसी संदर्भ में हिंदू त्योहारों का वर्णन दिया गया है। इन त्योहारों को सभी जातियों के लोग समान रूप से मनाते हैं, फिर भी इन त्योहारों को मनाने में विभिन्न जातियों का समांतर प्रदर्शन कर उन्हें एक इकाई में बांधने का असमर्थ हैं।
एक समाज को बनाने के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति समान रूप से सबकी गतिविधियां भागीदारी में बराबर हों। भाई आदर्श समाज कैसा होगा? आदर्श समाज वही होगा कि समाज की जो गतिविधियां हैं, समाज में अगर कुछ भी हो रहा है, सभी लोग अगर बराबर रूप से भाग ले रहे हैं, वही तो आदर्श समाज है ना। भाई जिस समाज में सभी लोगों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध है, वो आदर्श समाज होगा। यानी क्या कहा जा रहा, अम्बेडकर क्या कहते हैं? भाई पहला आदर्श समाज क्या है? जिस समाज में सभी लोग बराबर रूप से सभी चीजों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वो आदर्श समाज है। दूसरा आदर्श समाज कौन है? जहां पर सभी लोगों में मित्रतापूर्ण संबंध है, दोस्ती है। यानी हर एक व्यक्ति में, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या है? मित्रतापूर्ण संबंध है, वो अच्छा समाज है। अंबेडकर एक मानववादी होने के कारण कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था व्यक्ति की सर्वोच्चता में विश्वास नहीं रखते हैं, समाज में स्थिर, और व्यक्ति समाज के बिना नहीं रह सकता है। वह मनुष्य और समाज के स्वीकृत में विश्वास करते हैं। मनुष्यों का दूसरे मनुष्यों पर कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरे शब्दों में व्यक्ति समाज से सर्वोच्च नहीं है, जैसा पूंजीवादी मानते हैं। और दूसरा, इस प्रकार समाज पर व्यक्तियों के ऊपर नहीं है, जैसा कि साम्यवाद मानता है। यानी अंबेडकर कहते हैं भैया कि जो समाज है, समाज कह सकते हैं समाज से ऊपर व्यक्ति नहीं है। और समाज कैसा है? भाई समाज यानी समाज के बिना व्यक्ति रह भी नहीं सकता है, ये भी है। और व्यक्ति का विकास भी किस में होता है जी? समाज में ही होता है। यानी हम लोगों का जो विकास होगा किस में होता? भाई एक सोसाइटी में होता ना, और एक समाज में ही हम लोगों का क्या है? विकास होता है। और हम बिना किसी समाज के अपना क्या विकास भी नहीं कर सकते, डेवलपमेंट भी हमारा नहीं हो सकता। समाज व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। हिंदू समाज कैसा है? भाई हिंदू समाज की अगर आप बात करेंगे तो हिंदू समाज में एक प्रकार से असमानता का समाज है ना। भाई हिंदू समाज में अगर आप देखोगे तो भाई सभी को बराबर माना ही नहीं जाता है, ठीक है। दूसरा शोषणकारी समाज है हिंदू समाज। हिंदू समाज में अगर आप देखोगे भैया छुआछूत है, जाति व्यवस्था खूब है हिंदू समाज में। तो भाई हिंदू समाज में अगर आप देखेंगे तो हिंदू समाज में तो छुआछूत खूब होता है। हिंदू समाज में तो कह सकते कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऊंची जाति के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भैया जिनको हम लोग क्या मानते हैं जी? निम्न जाति का मानते हैं। उनके साथ बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता है, सबको बराबर। दूसरा, हिंदू समाज में व्यवसाय अपरिवर्तनीय है। भाई हिंदू समाज में यह भी है कि जो भैया जिस जाति में जो व्यक्ति जन्म लेता, व्यवसाय भी लगभग वैसे ही करता है। भाई ब्राह्मण जातियां भाई अगर आप देखेंगे तो पहले क्या करती थी? पूजा पाठ करवाती थी, कर्मकांड करवाती थी, पठन पाठन का कार्य करती थी। तो भाई भारतीय समाज को अगर आप देखेंगे तो व्यवसाय भी जाति के आधार पर बटा हुआ है, ठीक है। एक आदर्श समाज कैसा हो सकता है, इसी के हम लोग तो चर्चा करने वाले हैं ना कि भैया एक बढ़िया समाज कैसे होगा, एक आदर्श समाज कैसे हो सकता है। तो जी आप लोग कह सकते हैं एक आदर्श समाज वही है जिसमें जाति व्यवस्था नहीं है। क्या कह सकते हो कि आदर्श समाज वही हो सकता है जिसमें किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं है, यानी कास्ट सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसमें जाति व्यवस्था रहित समाज है। दूसरा, जिस समाज में सभी को स्वतंत्रता है वो आदर्श समाज है, बढ़िया समाज है। आदर्श यानी रोल मॉडल समाज कौन है? बढ़िया समाज। भाई आदर्श समाज कौन सा होगा? जहां पर सभी को स्वतंत्रता है। दूसरा है, जिस समाज में सबको समानता है वह आदर्श समाज है। भैया जिस समाज में सबको बराबर माना जाता है, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाता है, वह भी जो समाज होगा वह हमारा कैसा समाज होगा? आदर्श समाज होगा। भैया सबको समान माना जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरा, जिस समाज में लोग मिलजुल करके रहते हैं, यानी भाईचारे के सिद्धांत पर जो समाज है, यानी जो समाज हमारा भाईचारे के सिद्धांत पर चलता है, ठीक है, सभी को बराबर मानता है, मिलजुल करके रहता है, वही आदर्श समाज है। जिस समाज में जाति व्यवस्था नहीं है वह आदर्श समाज हम उसको कह सकते हैं, ठीक है। जिस समाज में छुआछूत नहीं है, जातिवाद नहीं है, जिस समाज में ऊंच नीच नहीं है, वही आदर्श समाज है, वही बढ़िया समाज है। आप समझिए जो मैं बता रहा हूं ना, इसको आप हेडिंग बना करके, पॉइंट बना करके एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, नंबर आपको अच्छे खासे मिल जाएंगे। तो भैया वही है जिसमें जातिवाद नहीं है, जिसमें सबको समान माना जाता है, जिसमें सबको स्वतंत्रता है, जिसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाता है, जिसमें हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे
के यहाँ शादी विवाह कर लेता है, ये नहीं कि अपनी जाति में तो अपनी जाति में करना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर आप समाज में किसी के साथ भी उठ बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं, ठीक है। खान पान सभी में बराबर है भाई, समानता है। जिस समाज में लोग मिलजुल करके रहते हैं, जिस समाज में भैया भाईचारा है, वही हमारा कैसा समाज होगा, उसे को हम लोग क्या कहेंगे जी, आदर्श समाज कहा जाएगा। यानी एक कह सकते हैं कि रोल मॉडल सोसाइटी है, यानी यही हमारी क्या होगी, एक आदर्श समाज है, रोल मॉडल सोसाइटी, यही इसी को हम आदर्श समाज कह सकते हैं। जिस समाज में जो कह सकते हैं कि जो गरीब है, तबका है, लोग उसकी मदद करते हैं, लोग उसकी सहायता करते हैं, ठीक है। जिस समाज में समानता है, स्वतंत्रता है और भाईचारा है, वही जी क्या होगा, हमारा आदर्श समाज होगा। जिस समाज में सबको स्वतंत्रता है कि किसी के यहाँ शादी कर सकता है, किसी के यहाँ ब्याह कर सकता है, कोई भी रोजगार कर सकता है, कोई भी नौकरी कर सकता है, कहीं पर भी आ जा सकता है, जिस समाज में स्वतंत्रता है, जिस समाज में समानता यानी बराबरी है भाई, यानी सबको बराबर माना जा रहा है, वो आदर्श समाज होगा ना भाई। किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहा है, किसी के साथ छुआछूत नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी, एक आदर्श समाज कहेंगे। जिस समाज में भाईचारे पर आधारित जो हमारा समाज है, ये भी कह सकते ना, जिस समाज में भाईचारा है, लोग मिलजुल करके रहते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे को ऐसा नहीं देखते, हीन भावना से नहीं देखते कि तुम ऊंची जाति के हो, तुम निचली जाति के हो, छू लेंगे, छू छू मुझे क्यों छू लिया, ऐसा नहीं होता है। जिस समाज में लोग कह सकते जी भाईचारे के आधार पर एकजुट हैं, उसको कह सकते हो, इस प्रकार का जो हमारा समाज होगा, उसे हम लोग कैसा कह सकते हैं, आदर्श समाज कह सकते हैं भाई। जिसमें सभी बराबर हैं, जिसमें किसी के साथ छुआछूत नहीं हो रहा है, ठीक है, जिसमें हर व्यक्ति बराबर है, हर कोई व्यक्ति किसी के साथ भी उठ बैठ सकता है, खा पी सकता है, बोल चाल सकता है, जिसमें सभी बराबर हैं, किसी के साथ जाति धर्म इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, छोटे बड़े का नहीं भाई, तुम अमीर हो, तुम गरीब हो, तुम उच्च जाति को, तुम निम्न जाति को, इस प्रकार के भेदभाव नहीं होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी, आदर्श समाज कहते हैं, वही आदर्श समाज कहलाने लायक भी है, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 9 रहेगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग बीच बीच में से चैप्टर करेंगे, और जो वही चैप्टर हम लोग खास तौर से करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जिसमें हम लोग करेंगे पूंजीवाद और समाजवाद को देखेंगे, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। जैसे पूंजीवाद और वैकल्पिक दृष्टिकोण, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा समाजवाद क्या, यानी पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चंस आते भी हैं, बहुत बार आया है, और इसमें खास तौर से अंबेडकर के दृष्टिकोण को लेकर के पूछेगा, तो आप उसको वही लिख सकते हैं जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भैया पूंजीवाद क्या है, ठीक है। एक आर्थिक प्रणाली, अर्थव्यवस्था की उत्पादन प्रणाली देश के स्रोतों को प्रस्तुत करती है। पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था की 3 प्रणालियां, जैसे भैया कौन कौन सी अर्थव्यवस्था में जो प्रणाली होती है ना, वो 3 प्रकार की है। पहली जैसा जी समाज पूंजीवाद है, दूसरा समाजवाद ठीक है, और तीसरी है मिश्रित रणनीति, ठीक है। पूंजीवाद क्या है, पूंजीवाद का कह सकते भैया जहां पर जिस प्रणाली में निजी स्वामित्व पर आधारित, जहां पर रोजगार हो रहा, कंपनियां, निजी स्वामित्व का मतलब समझते हो, जहां पर प्राइवेट कंपनियां लगी हुई हैं, इंडस्ट्री खूब लगी हुई है, और सारी प्राइवेट कंपनियां हैं, उत्पादन करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, इसी को भैया खास तौर से पूंजीवाद कहा जाता है। जो खास तौर से अमेरिका की एक विचारधारा, पूंजीवादी विचारधारा, आप लोगों ने खास तौर से अगर आप देखेंगे तो पढ़ा भी होगा, पूंजीवाद समाजवाद। तो पूंजीवाद कह सकते, पूंजीवाद किसकी बात करता है, निजी स्वामित्व की बात करते भैया, प्राइवेट कंपनियां खूब होगी, प्राइवेट कंपनी लगेगी। दूसरा जो पूंजीवाद है वो कई प्रकार से लाभ बहुत कमाना चाहता है, भैया कंपनी का टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, पूंजीवाद इसी पर आधारित है, ठीक है। पूंजीवाद किसकी बात करता है जी, व्यक्तिगत लाभ की बात करता है। और पूंजीवाद जो है निजी संपत्ति की खूब बात करता है, यानी इसमें निजी संपत्ति खूब होती है, यानी इसमें सरकार वरकार की संपत्ति नहीं होती, जो कंपनी होगी सब प्राइवेट होती है, खूब इसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, खासतौर से पूंजीवाद में। इस आर्थिक प्रणाली के कुछ चयनित व्यक्ति ही उत्पादन करते हैं। भाई पूंजीवाद में अगर आप देखोगे तो एक मालिक होता है और दूसरा सारा मजदूर वर्ग होता है। देखो पूंजीवाद में तो होता ना,
एक तरफ पूंजीपति है जो कंपनी का मालिक है, एक कुछ लोग होंगे जो कंपनी के मालिक होंगे, और बाकी जो लोग होंगे वो मजदूर होंगे जो कंपनी में खूब काम करते हैं। यानी पूंजीवाद कैसा एक प्रकार से शोषणकारी व्यवस्था है, जिसमें कह सकते कि एक छोटा सा जो समुदाय है जिसने कंपनी लगा ली, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली है, और वह कह सकते कि मजदूरों से खूब काम करवा रहा है और उनको थोड़ा सा पैसा देता है, सैलरी देता है, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा जो है वो पूंजीपति है, जो प्राइवेट कंपनियां है, जो प्राइवेट सेक्टर है। यानी पूंजीवाद लाभ कमाना खूब चाहता है, वो समाज की भलाई नहीं करता है जी पूंजीवाद, पहली बात याद रखिएगा। और पूंजीवाद कह सकते हैं निजी संपत्ति को बढ़ावा देता है, भैया पर्सनल प्रॉपर्टी खूब होगी पूंजीवाद में, ठीक है। पूंजीवाद एक प्रकार से कह सकते हो कि समाज में कोई अच्छा काम नहीं करता है, यानी वो सिर्फ निजी लाभ कमाना चाहता है, खूब पैसे कमाना चाहता है। और पूंजीवाद कह सकते हैं एक प्रकार से भाई निजी संपत्ति की बात तो करता ही करता है, ये लाभ की बात करता है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर की बात करता है, ठीक है। समाजवाद क्या, समाजवाद में समाजवादी व्यवस्था जहां पर होगी ना, वहां पर जो कंपनी होगी, जो इंडस्ट्री होगी ना, और राज्य उनको कंट्रोल करेगा, यानी सरकार उनको चलाएगी। समाजवाद में, समाजवाद जो होता है उसमें जो उत्पादन होता है उसमें राज्य की भूमिका, सरकार की भूमिका होगी, और यह प्रणाली कह सकते हैं निजी संपत्ति को अनुमति नहीं देती। यानी समाजवाद में भैया निजी प्रॉपर्टी नहीं होगी कि कोई कंपनियां खड़ी हुई पब्लिक, यानी वो एक प्रकार से निजी संपत्ति हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं जैसे हमारे देश में अंबानी। भैया समाजवाद में कह सकते हैं निजी संपत्ति नहीं, जो कंपनी होगी सरकार की कंपनियां होंगी और सरकार को सारा पैसा जाता है। और जो समाजवादी व्यवस्था है वो समाज कल्याण को देखती है कि भैया समाज में हमें अच्छा करना है, समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। यानी समाजवाद जो है वो कंपनी जो उत्पादन है उस पर राज्य का अधिकार है, और जो पूंजीवाद है उसमें जो उत्पादन किया जा रहा है उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर कह सकते कि निजी जो लोग होते हैं, जो प्राइवेट लोग होते हैं, उनका अधिकार कह सकते हैं। और समाजवाद में कह सकते कि जो उत्पादन हो रहा, जो कंपनी इंडस्ट्री है वो सरकार की अनुमति से होती है। और समाजवाद में कह सकते हैं एक प्रकार से निजी कंपनियां नहीं होती, पब्लिक प्रॉपर्टी कम से कम होती है, ठीक है, ठीक है। अंबेडकर जी पूंजीवादी और समाजवाद दोनों का समर्थन नहीं किया, यानी अंबेडकर कह सकते हैं ना तो पूंजीवाद को मानते हैं ना तो समाजवाद को मानते हैं। उनका मानना था कि पूंजीवाद एक वर्ग को लाभ पहुंचाता है, जो वर्ग संघर्ष हो रहा भैया, ठीक है, इसमें कुछ लोगों, यानी पूंजीवाद में सिर्फ कुछ लोगों को खूब पैसा मिलता है, एक वर्ग के हाथों में खूब पैसा चला जाता है। अतः उन्हें इस बात पर जोर दिया कि पूंजीवाद जो है भूमि संसाधन और मानव संसाधन का शोषण करता है, और पूंजीवाद में जो निचला तबका है, जो निचले समाज के लोग हैं, उनका शोषण होता ही रहता है। पूंजीवादी प्रक्रिया से हमारे समाज में गरीबी लगातार बनी रहती है, और धन कह सकते यानी जो पैसा है वो कुछ लोगों को ही मिलता है पूंजीवाद में। अंबेडकर का मानना था कि पूंजीवाद जो निजी स्वामित्व को देता है, यानी भाई पूंजीवाद एक प्रकार से पब्लिक प्रॉपर्टी, यानी कह सकते पूंजीवाद जो है पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं बल्कि प्राइवेट को खूब बढ़ावा देता है भैया, प्राइवेट को खूब बढ़ावा देता है। और पूंजीवाद आम जनता के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, अंबेडकर जी कहते हैं, यानी भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भैया जो पूंजीवाद है वो आम जनता के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि भैया उसमें ज्यादातर तो भाई सबके पास इतना पैसा नहीं कि वो कंपनी लगा ले, वो इंडस्ट्री लगा ले और लाभ कमा ले, ठीक है। निजी स्वामित्व एक वर्ग के लिए भैया जो पब्लिक प्राइवेट होता ना वो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता, सबको फायदा नहीं पहुंचाता। इसलिए अंबेडकर जो है पूंजीवाद को नहीं मानते हैं। इसमें राज्य धन और संपत्ति का वितरण में वृद्धि, नहीं अगर आप देखोगे जो पूंजीवाद है उसमें सरकार की बहुत ज्यादा नहीं चलती है, सरकार पूंजीपतियों के अनुसार चलती है। जो पूंजीपति कहता है सरकार वही करती है, सरकार उन्हीं को मानती है भैया जो प्राइवेट सेक्टर के लोग होंगे, और प्राइवेट को खूब से खूब बढ़ावा मिलता है। और आपको पता होगा कि भैया जिस पूंजीवाद में हम लोग प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट तो भैया ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने की बात करता है, वो उसका आम जनता से भलाई से, आम जनता की बेहतरी से उसका कोई लेना देना नहीं है, अगर हम लोग पूंजीवाद की बात करें। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं भैया समाजवाद क्या है। अंबेडकर का मानना है कि जनता का शोषण और गरीबी का मुख्य कारण समाज के आर्थिक संगठन में है। समाजवाद क्या है, समाजवाद कह सकते हैं समाजवाद एक ऐसा राज्य है जहां पर भैया तो पब्लिक यानी
कह सकते हैं निजी संपत्ति नहीं, प्राइवेट संपत्तियां तो नहीं थी है। समाजवाद में कह सकते हैं कि जो कंपनी होती है, जो इंडस्ट्री होती है, वो सरकार के नियंत्रण में होती हैं। और समाजवाद में कह सकते हैं कि जो सरकार है वह जनता की भलाई के लिए काम करती है, जनता को तमाम योजनाओं के जरिए उनको लाभ पहुंचाने की बात करती है। समाजवाद में भी निजी संपत्ति कोई नहीं होती, सारी संपत्ति सरकार की होती है। और समाजवाद जो है खुशी को ला करके, यानी जनता की भलाई के उद्देश्य से समाजवाद है। और समाजवाद कह सकते हैं जनता की बेहतरी की बात करता है। अगर जैसे हम लोगों ने भाई समाजवाद की बात की, यानी समाजवाद में कह सकते हैं कि जो सरकार है, उन जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, जिनके जो निर्धन लोग होते हैं, उनके लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती, खासतौर से समाजवाद में ऐसा होता है। समाजवाद में कह सकते हो भैया निजी प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा बढ़ावा नहीं मिलता है, यानी हर चीज पर एक प्रकार से कह सकते हैं भाई सरकार का कंट्रोल रहता है, जहां पर समाजवाद होता है। ठीक है, समाजवाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोकतंत्र की बात करता है, वो लोकतांत्रिक रहेगा। और कह सकते हैं यहाँ पर जो गरीब जनता है उसको सरकार एक प्रकार से फायदा भी पहुंचाती है, उनके लिए तमाम योजनाएं चला करके तमाम उनको, ताकि उस वर्ग को ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, लाभ पहुंचाया जा सके। ये खास तौर से अगर आप देखेंगे समाजवादी जो विचारधारा उसमें होता है, यानी समाजवाद कह सकते हैं एक प्रकार से जनता की भलाई के लिए या समाज की भलाई के लिए, समाज की बेहतरी के लिए बहुत सारे वो काम तो करता ही करता है। लेकिन कह सकते हैं कि समाजवाद निजी संपत्ति को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को और निजी कंपनियों को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देता, खासतौर से जो समाजवाद है। समाजवाद कह सकते हैं एक प्रकार से वो समाज को बढ़ाने का बात करता है, वो समाज की बेहतरी की ज्यादा बात करता है। ठीक है, अगर हम लोग समाजवाद की बात करें, समाजवाद में भैया कंपनियां तो होती हैं लेकिन वो सरकार के कंट्रोल में होती हैं। समाजवाद में जो समाजवादी सरकार होगी, जैसे गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए, महिलाओं के लिए, जो कमजोर जातियां हैं उनके लिए कुछ पैसा देगी, कुछ अनुदान देगी। इस प्रकार से जो समाजवाद होता है वह खासतौर से करता है। समाजवाद कह सकते कि भैया जो भूख बेरोजगारी को खत्म करने का काम करता है, जो लोग खाना जिनको नहीं मिल रहा उनको भोजन दिलाने का काम समाजवाद करता है। समाजवाद बच्चों की शिक्षा पर एक प्रकार से पैसा देकर के, ताकि वह भी शिक्षा से जुड़ सकें, इस प्रकार के जो काम है वो समाजवाद में हम लोग देखते हैं। समाजवाद एक प्रकार से आर्थिक प्रणाली है जो खास तौर से प्राइवेट को नहीं बल्कि सरकार के कंट्रोल में ज्यादातर क्या होती है, हमारी कंपनियां होती हैं। ठीक है, यानी राज्य ज्यादातर संपत्ति को अपने पास सुरक्षित रखता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं जी, समाजवाद कहते हैं। ठीक है, समाजवाद में राज्य अपने अंडर में ज्यादातर उद्योगों का संचालन करता है, यानी समाजवाद में कहता है जो कंपनियां होती हैं उस पर किसका कंट्रोल होगा, सरकार का कंट्रोल होगा। ऐसा नहीं होगा कोई प्राइवेट आदमी, जैसे हमारे देश में अंबानी अडानी की कंपनी, ऐसा नहीं होगा। वो सारा कंट्रोल किसका रहेगा, सरकार का रहेगा। वो सरकार उनको चलाएगी, सरकार उनको कंट्रोल करेगी, सरकार उनको नियंत्रित करेगी। ये समाजवाद में होता। समाजवाद में एक प्रकार से लोकतंत्र होता भैया। समाजवाद में तानाशाही से बचने का तरीका है, बल्कि कह सकते हैं कि जो पूंजीवाद है उसमें तो तानाशाह हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत पैसे वाला होगा तो अपनी मनमानी करेगा, अपनी तानाशाही करेगा। लेकिन जो समाजवाद है उसमें कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति तानाशाही नहीं कर सकता। समाजवाद में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, लोग वोट दे करके चुनते हैं, बल्कि पूंजीवाद में भी वोट होता है, लेकिन कह सकते हैं कि समाजवाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ज्यादा है। और समाजवाद कह सकते हो कि एक प्रकार से हर एक वर्ग की भलाई की बेहतरी की बात कर रहा है। ये नहीं, समाजवाद में ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत पैसा कमा लेगा, ठीक है, ऐसा समाजवाद में नहीं होता है। ठीक है, वो हर वर्ग की मदद करने की बात करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई वर्ग बहुत पैसा कमा लेगा, कोई वर्ग बहुत धन कमा लेगा और बहुत पूंजीपति हो जाएगा और बहुत पैसे वाला हो जाएगा, और इस प्रकार से नहीं होगा। और वो सबको बराबरी की बात करता है। पूंजीवाद में कह सकते भाई प्राइवेट कंपनियां होती, प्राइवेट उद्योग होते हैं, और प्राइवेट को खूब सारा बढ़ावा कौन देता है, पूंजीवाद इस प्रकार के बढ़ावा देता है। समाजवाद में कह सकते जो कंपनी होती, जो इंडस्ट्री होती है, जो उद्योग धंधे होते हैं, वो राज्य के कंट्रोल में चलते हैं। एक खास तौर से समाजवाद और पूंजीवाद में थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, और इसके आने की जो संभावना है वह भी ज्यादा ही रहती है, और इसको आप लोग जरूर करके जाइएगा। चलिए अगला चैप्टर बताता देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 रहेगा, लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण।
लैंगिक समानता का मतलब होता है लिंग के आधार पर समानता, और लिंग का मतलब यहां पर क्या है, स्त्री और पुरुष, ठीक है। यानी स्त्री और पुरुष को, यानी स्त्री और पुरुष को क्या है, बराबर माना जाए, यानी उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। क्योंकि भारतीय समाज में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता, बहुत सारी चीजें होती हैं। पुरुषों को कह सकते हैं एक प्रकार से पुरुष का जो प्रभाव है समाज पर ज्यादा है, परिवार पर ज्यादा है, ठीक है। दूसरा है और महिला और पुरुष को बराबर माना जाए, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ठीक है। पुरुषों के बराबर महिलाओं को लाने के लिए महिलाओं को सशक्तिकरण, इनको ज्यादा से ज्यादा ताकत देने की जरूरत है, एक प्रकार से वो आत्मनिर्भर हो सके, अपनी पैरों पर खड़ी हो सके, इस प्रकार की इसका मतलब होता है महिलाओं का सशक्तिकरण करना, ठीक है। जिसे भारत में सामाजिक सुधार जैसे बात की गई, लैंगिकता के बारे में अंबेडकर का क्या विचार है या अंबेडकर का क्या परिप्रेक्ष्य है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा लैंगिकता के बारे में देखेंगे। देखिएगा, लैंगिकता के बारे में अंबेडकर का परिप्रेक्ष्य इंपॉर्टेंट है, और लैंगिकता से आप समझ जाएंगे कि भाई महिला और पुरुष में जो भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखो, अंबेडकर के लिए जाति और लैंगिकता अविभाज्य हैं, यानी अंबेडकर दोनों की बातें करते हैं। भाई जो जाति व्यवस्था है उसमें भी एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि छुआछूत हो रहा है, शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो लैंगिकता के आधार पर, यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर भी भारतीय समाज में बहुत भेदभाव है। भाई घर में लड़के के साथ जैसा व्यवहार किया जा रहा है वैसा लड़की के साथ नहीं किया जा सकता है, किया जाता है ना। तो दोनों में, यानी कह रहे हैं जाति के आधार पर दलितों के साथ, या कह सकते हैं कि अछूतों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव हो रहा है, उसी प्रकार से कह सकते हैं स्त्री और पुरुष में महिलाओं के साथ कह सकते हो कि वह शोषण और दमन उनके साथ हो रहा है। इतिहास की व्याख्या और स्थान और भूमंडल असमानता के सामाजिक निर्माण में शादी की भूमिका भारतीय संदर्भ में महिलाओं की मुक्ति के मुद्दे का महत्वपूर्ण साझा प्रदान। अंबेडकर ने कहा कि जाति अंतर जातीय है और अंतमगम जाति है, जाति की उत्पत्ति प्रजनन लैंगिकता हिंसा पर आधारित है। यानी कह रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं भाई कि हमारे समाज में जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर हिंसा हो रही है, साथ ही साथ लैंगिकता के आधार पर, यानी स्त्री और पुरुष के आधार पर भी हमारे समाज में हिंसा हो रही है। और प्रजनन लैंगिक हिंसा का मतलब होता है कि एक प्रकार से आप देखो हमारे समाज में पता होगा भाई ना कि जन्म के समय अगर लड़की का जन्म होता था उसको बाकायदा मार दिया जाता था या कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती थी। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था की बात करें और लैंगिक समानता की बात करें तो महिलाओं की स्थिति जो है लगभग दलितों के समान बनी हुई है, या कह सकते अछूतों के समान उनकी सामाजिक स्थिति बनी हुई। यानी ये इसको जोड़ने का प्रयास करते हैं, दोनों चीज की बात कर रहे हैं कि भाई महिलाओं के साथ जो समाज में दुर्व्यवहार हो रहा है, गैर बराबरी है, महिलाओं के साथ शोषण है, दमन है, उनको भी एक प्रकार से कह सकते हैं समाज में उनका निम्न स्थान है महिलाओं का। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो अछूत हैं, ठीक है, जो जाति के आधार पर जो दलित हैं, उनके साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ये कह रहे हैं अंबेडकर। उन्होंने अपने जीवन काल में पैतृक परंपराओं और ग्रंथों को चुनौती दी और महिलाओं के क्षेत्र अनुष्ठान भाई महिलाओं को, आप सबको पता कि जैसे मान लो किसी महिला की शादी हो गई ना, मान लो उसका हस्बैंड की डेथ हो गई, तो भाई महिला को भी पता क्या करना पड़ता था, या तो उसके साथ उसको सती कर देते थे, और कई बार महिला के जो केस हैं यानी भैया जो बाल हैं उसका मुंडन कर दिया जाता था, समझ रहे हो। यानी अगर किसी की महिला है और उसकी शादी हो गई और उसका पति मर गया तो अगर कोई विधवा होती थी ना तो उसके बाल उसका टकला कर देते थे, ठीक है, ताकि वह बदसूरत दिखे, सुंदर ना दिखे और उसे कोई देखे ना, या उसको शादी के लिए कोई चयन ना करे। कई बार आप सबको पता भाई महिलाओं को तो कह सकते सती कर दिया जाता था, पति के साथ ही उसको अग्नि में जला दिया जाता था, उसके साथ जला दिया जाता था। तो इस प्रकार से वो लोग यानी करें कि इसका अंबेडकर ने एक प्रकार से भैया बहिष्कार किया है। अंबेडकर ने समकालीन समाज में महिलाओं की नीच स्थिति की जड़ता को उजागर किया। यानी अंबेडकर ने कहा कि महिलाओं की जो स्थिति है वह भारतीय समाज में बहुत ही ज्यादा क्या है, निम्न बनी हुई है, निम्न स्थिति है। और हिंदू ग्रंथों का इन्होंने विश्लेषण किया। भारत में जाति का मतलब आबादी की निश्चित और निश्चित इकाई का कृत्रिम कट रहा है। यानी कह सकते हैं भाई
भारत में जो जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में बहुत सारी कमियां हैं और जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव हो रहा है, छुआछूत हो रहा भारतीय समाज में। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे लैंगिकता के आधार पर भी भारतीय समाज में क्या हो रहा है, भेदभाव ही हो रहा। भाई महिला पुरुष को कहां हमारे भारतीय समाज में बराबर माना जाता है ना, तो महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको भी पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिल रहा है, वो भी कह सकते घर की चार दीवारी के अंदर कैद हैं, वो भी बाहर जाकर के कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये सारी बातें कह सकते ना। तो भाई भारतीय समाज में महिलाओं के साथ सती प्रथा, विधवा को अंतिम संस्कार में पति के साथ, मृतक पति के साथ जलाया जाता था, विधवाओं का विवाह नहीं होता था, हमारे समाज में बाल विवाह होते थे। इस प्रकार से कह सकते हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी ही निम्न बनी हुई है। जिस प्रकार से हिंदू समाज में दलितों की स्थिति बड़ी खराब है, बड़ी निम्न स्थिति बनी है, उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदू समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वह उनकी सामाजिक स्थिति भी निम्न स्तर की है। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति, अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के साथ साथ इस प्रथागत व्यवहार में मुख्यतः महिलाओं के निम्न स्तर को जिम्मेदार बताया। भारतीय समाज में भैया महिलाओं की स्थिति भी खराब है, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि जाति व्यवस्था में कह सकते हैं कि वहां पर भी दलितों की, आदिवासियों की स्थिति खराब है। सन 1951 में प्रकाशित एक पत्र में अगर हम बात करें अंबेडकर का बौद्ध और ब्राह्मणवादी ग्रंथ की तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में एक बर्बर चरण है जिसने बौद्ध धर्म को चुनौती दी, महिलाओं की अधीनता के ढांचे की स्थापना की, हिंदू धर्म के विरुद्ध पहली क्रांति की। हिंदू धर्म ने एक प्रकार, यानी हिंदू धर्म जो पितृसत्तात्मक है और पितृसत्तात्मक के कारण यह महिलाओं के खिलाफ आजादी को एक प्रकार से रोक रहा है। यानी हिंदू समाज में कह सकते हैं महिलाओं को किसी प्रकार से स्वतंत्रता नहीं है, किसी प्रकार से आजादी नहीं। आप सबको पता भाई महिलाओं को कहां आजादी थी, न तो पढ़ने लिखने का मौका दिया जाता था, न अपने मन से वर चुन सकती थी, यानी लड़का चुन सकती है, कुछ नहीं कर सकती थी। शादी भी उसकी माँ बाप करवाते थे, नौकरी चाकरी करने का भी उसको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता था। अब मिल रहा, पहले तो नहीं मिलता था। तो कह रहे हैं कि यही कह रहे हैं कि भारतीय समाज में लैंगिकता के आधार पर, यानी कह सकते हैं लिंग के आधार पर, किसके आधार पर जी, लिंग के आधार पर एक प्रकार से बराबर नहीं है, भेदभाव हो रहा है। और यह भेदभाव जाति में व्यवस्था में अछूतों के साथ और दलितों के साथ हो रहा है। इस बात को कौन कह रहा है, अंबेडकर कह रहे हैं, समझो। यानी महिलाओं के साथ जो भेदभाव है वैसा ही भेदभाव दलितों के साथ भी हिंदू समाज में कह सकते हैं यहाँ पर हो रहा है। तो उन्होंने कहा भाई महिलाओं को सशक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जन्म के उन्मूलन का अधिकार, उत्तरजीविता संपत्ति लेने के लिए, यानी अंबेडकर ने कहा कि महिलाओं का भी संपत्ति में अधिकार होना चाहिए, बेटी को आधा हिस्सा देना चाहिए। भैया अंबेडकर कहते हैं कि बेटियों को भी संपत्ति, पिता की संपत्ति में आधा हिस्सा मिले। महिलाओं की संपत्ति का एक संपूर्ण संपत्ति का, यानी महिला जब उसकी शादी हो जाती है तो पिता की संपत्ति में महिला को अधिकार मिले। महिलाओं की सीमित संपत्ति का एक संपूर्ण हस्तांतरण हो। विवाह और गोद लेने के मामले में जाति का उन्मूलन हो, यानी करें भाई जाति को, व्यवस्था को भी हमें खत्म करना चाहिए। दूसरा, बहु विवाह की बात करते हैं, यानी जो शादियां हो रही हैं और सिर्फ अपनी जाति में नहीं, दूसरी जाति में भी हमें विवाह करना चाहिए। और महिलाओं को भी तलाक लेने का बात करते हैं। भाई पहले समय में क्या होता था कि महिला तलाक भी नहीं ले सकती थी, समझो। भारतीय समाज में ऐसा रहा है, बहुत जगहों पर रहा कि महिलाओं को तलाक लेने तक की अनुमति, पुरुष तलाक ले सकता था, पुरुष छोड़ सकता था महिला को, लेकिन महिला किसी पुरुष को नहीं छोड़ सकती थी, ये सच्चाई है। तो कह सकते कि महिलाओं को भैया संपत्ति में अधिकार मिले, उत्तराधिकार में मिले, विवाह में, तलाक के मामले में उनको ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिलने के पक्षधर कौन है, अंबेडकर हैं। तो कह रहे हैं कि महिलाओं के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा है इस समाज में जैसा व्यवहार दलित और अछूतों के साथ हो रहा है। तो महिलाओं को भी समानता की बात किसने की, अंबेडकर ने की। महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं, महिलाओं की आजादी की बात करते हैं, और महिलाओं को भी समाज में सम्मान से जीने का मौका मिले, उसकी बात कौन करता है, अंबेडकर करते हैं। जिस प्रकार ने कह सकते हैं उन्होंने दलितों के
खिलाफ लड़ाई लड़ी है, उसी प्रकार से वो महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण की बात भी अंबेडकर करते हुए हमको दिखाई देते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। ठीक, देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 6 क्या रहेगा, संवैधानिक साधन और सामाजिक न्याय, जिसमें हम लोग बात करेंगे ब्रिटिश शासन में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर का संघर्ष। भाई अंग्रेजों का जब समय था, जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस समय अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए क्या संघर्ष किया और स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय के कारण संविधान में अंबेडकर की क्या भूमिका रही। ठीक है, यानी कह सकते दलितों आदिवासियों के लिए अंबेडकर ने किस प्रकार के आंदोलन किए और किस प्रकार से उनको एक प्रकार से ये भाई अच्छे से जीवन जी सके, उनके साथ छुआछूत ना हो, ये सारी चीजें ना हो, महिलाओं के साथ ना हो, तो इसके लिए उन्होंने कितना प्रयास किया और उन्होंने क्या, देखो जैसे अगर हम बात करें ब्रिटिश भारत के में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर का संघर्ष, अंबेडकर ने अपने असीम बयानों में प्रतिनिधित्व और प्रमाण पात्रों में दलितों वर्ग के लिए प्रतिनिधित्व की बात की। 29 मई 1928 को उन्होंने भारत में आगमन पर भारतीय संवैधानिक आयोग, जिसे हम साइमन कमीशन कहते हैं, उसके सामने उन्होंने बयान दिया। अंबेडकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अल्पसंख्यक रूप से शोषित वर्गों के हितों के लिए सुरक्षा के उपाय के लिए बात की। यानी अंबेडकर भाई अंग्रेजों के सामने अपना बात रखते थे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जिनका शोषण और दमन हो रहा है, उनके लिए भी कह सकते हो विधान परिषद में उनके लिए भी कुछ सीटें हों। उनका मानना था कि जब तक जो अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, जो पिछड़े हैं, उनको जब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक उनकी सामाजिक स्थिति जो है बेहतर नहीं हो सकती है। इसके अलावा सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए, यानी अंबेडकर ने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, भर्तियों यानी जो भर्ती की जाती है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो और समाज में सुरक्षा के लिए उपाय किए जाएं। अंबेडकर ने किन किन चीजों की मांग की अंग्रेजों से, देखो उन्होंने कहा कि शोषित वर्गों की शिक्षा प्राप्त को प्रांत के प्रथम अध्यादेश यानी आदेश के रूप में माने, यानी जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, या कह सकते हैं SC ST जो लोग हैं, उनको शिक्षा मिले और इसके लिए कानून बनाना चाहिए। शोषित वर्ग को लाभ के लिए शिक्षा हेतु अनुदान, भाई जो शोषित वर्ग के लोग हैं उनको भाई शिक्षा में मौका मिले, इसके लिए उनको कुछ अनुदान यानी उनको कुछ पैसे भी दिए जाने चाहिए ताकि वो लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। शोषित वर्ग के अधिकार के लिए सेना, नौसेना, पुलिस में भी जाति सीमा के अप्रतिबंध भर्ती की जाए। यानी उन्होंने कहा कि जो शोषित वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, उनको एक प्रकार से सेना हो, पुलिस हो, उनकी भर्तियों में भी उनको एक प्रकार से छूट मिलनी चाहिए या उनको उनका भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। 30 वर्ष की अवधि तक सभी सिविल सेवा पदों पर राजपत्र के साथ साथ गैर राजपत्रित भर्ती के लिए शोषित वर्ग के अधिकार को मान्यता, यानी करें कि जो सिविल सेवा परीक्षा है, जो उस समय अंग्रेजों के समय भी IAS और जो PCS जैसे आज UPSC होती है, तो उसकी जो परीक्षा है उसमें भी एक प्रकार से उनको भी भर्तियों में मौका मिलना चाहिए, उनको कुछ छूटें मिलनी चाहिए। इस प्रकार की बातें किसने रखी? अंबेडकर ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों पर जोर दिया क्योंकि अंबेडकर का मानना था कि सुधार की किसी भी योजना में सर्वप्रथम आवश्यक है। ठीक है, यानी अंबेडकर जो हैं वो दलित आदिवासियों के लिए शिक्षा के लिए, आर्थिक के लिए और सामाजिक स्थितियों के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया। अंबेडकर ने इस समिति के प्रमुख सदस्य जिन्होंने स्टेट कमेटी के रूप में जाना जाता, समिति ने अपनी रिपोर्ट 30 मार्च को सरकार को सौंपी। समिति ने छात्रवृत्ति और आवास की सिफारिश की, यानी भाई जो दलित जो आदिवासी बच्चे हैं उनको भाई छात्रवृत्ति यानी उनको स्कॉलरशिप दी जाए पढ़ने के लिए, और उनको छात्रावास यानी जिसको आज हम हॉस्टल बोलते हैं, तो हॉस्टल में भी रहने की सुविधा मिले। पिछड़े वर्ग के जो बच्चे हैं उनको आर्थिक रूप से उत्थान के लिए भर्तियों में उनको एक प्रकार से छूट मिलनी चाहिए, यानी इस प्रकार की छूट मिले, नौकरियों में छूट मिले ताकि वह लोग भी नौकरियों में आ सके। इस प्रकार की मांगे कह सकते कि अंबेडकर ने अंग्रेजों की जब सरकार थी उस समय उन्होंने इस प्रकार की बातें रखी भाई कि हर जगह पर नौकरी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, सभी में जो आदिवासी हैं,
जो दलित हैं, जो शोषित वर्ग है, उसको ज्यादा से ज्यादा मौके मिलने की बात किसने की? अंबेडकर ने कही। ठीक है भाई, हर उसके साथ जो शोषण दमन होना, शोषित वर्ग के लिए अंबेडकर ने शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। यानी अंबेडकर ने कहा कि जो शोषित वर्ग है, जिसका शोषण दमन हो रहा है, जो आदिवासी और दलित, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, उनके लिए भैया शैक्षिक यानी पढ़ने लिखने का मौका मिले। शोषित वर्गों की को आबादी, आवश्यकता और महत्व के आधार पर राज्य और केंद्रीय विधान परिषद में प्रतिनिधित्व मिले। यानी जो भाई जो शोषित वर्ग है, उसको एक प्रकार से राज्य और केंद्र में उसको राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिले, यानी उसके लिए सीटें भी आरक्षित हों। ठीक है, राज्य और केंद्र में सेवाओं की नौकरियों में उनको आरक्षण मिले। यानी अंबेडकर ने कहा कि राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनकी नौकरियों में जो एससी एसटी हैं, जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं और जिनके साथ शोषण दमन हो रहा समाज में, उनको नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी बात अंबेडकर ने कही। देश के सभी लोकतांत्रिक निकायों में शोषित वर्गों को प्रतिनिधि, यानी देश के जितने भी लोकतांत्रिक निगम हैं, संगठन है, जो समूह है, उसमें आदिवासी और जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनको भी प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी उनको भी मौके मिले। शोषित वर्ग के लिए उन्होंने पृथक मतदाता प्रावधान, भाई जो आदिवासी हैं, जो दलित हैं, जो शोषित वर्ग के लोग हैं, उनको उनके लिए क्या किया जाए? अलग मतदाता प्रतिनिधित्व, यानी उनके लिए अलग से चुनाव, यानी चुनाव एक प्रकार से निर्वाचन क्षेत्र घोषित। जैसे आज अगर आप देखोगे कई सारी सीटें आरक्षित होती हैं, उनको यानी राजनीतिक आरक्षण मिले। शोषित वर्ग के लिए पृथक बस्तियों के, यानी जो शोषित और दलित वर्ग के लोग हैं, उनके लिए अलग से बस्ती यानी अलग से समाज बनाए, अलग अलग बस्तियां को बसाया जाए। ठीक है, स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर ने कह सकते भाई भारतीय संविधान में बड़ी भूमिका निभाई। जिसे अंबेडकर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए कह सकते कि अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में एक प्रकार से अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया। साथ ही साथ कह सकते कि जो आरक्षण, भारतीय संविधान में आरक्षण को लागू करवाने में अंबेडकर का कह सकते हैं कि एक बड़ा योगदान रहा। ठीक है, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, भारतीय संविधान में जुड़वाने में अंबेडकर का बड़ा योगदान रहा। छुआछूत को अंत कराने में अंबेडकर का कह सकते हैं बड़ा योगदान रहा। ठीक है, ये खास तौर से और एक प्रकार से जो हमारे समाज में जो आरक्षण की व्यवस्था रही। ठीक है, आर्टिकल एक खास तौर से 16-17 में आता है। ठीक है, इसमें भी आरक्षण उनको दिया जाए एक प्रकार से, ताकि सामाजिक समानता के लिए भाई, क्योंकि जो दलित हैं, जो ओबीसी हैं, जो आदिवासी हैं, वो बहुत सामाजिक आधार पर बहुत पिछड़े हुए हैं। उनको भी एक सामाजिक समानता है, उनको भी समाज की बराबरी पर लाने के लिए कह सकते अनुच्छेद 14 हो, अनुच्छेद 15 हो, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 हो और अनुच्छेद 23 हो, इसमें कह सकते हैं कि उनको ज्यादा से ज्यादा मौके लें। और एक खास से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अगर बात करूं भारतीय संविधान में, तो अंबेडकर ने एक प्रकार से स्वतंत्रता की बात की और एक प्रकार से धार्मिक स्वतंत्रता की बात की और एक प्रकार से शोषण के, किसी प्रकार का शोषण ना हो। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में सीटें निर्वाचित करने की बात की गई है। और कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का रिजर्वेशन है, ताकि दूसरा उनको राजनीतिक और शैक्षिक आरक्षण भी दिया गया, यानी भाई पढ़ने लिखने भी उनको आरक्षण देने की यहाँ पर किसने की? अंबेडकर ने बात की। ठीक है, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने एक प्रकार से आयोग की भी स्थापना की जाए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, उनको एक प्रकार से शैक्षिक यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको आरक्षण मिले, और ताकि और साथ ही साथ उनको छात्रवृत्ति और उनको कह सकते छात्रावास, भैया उनको स्कॉलरशिप और उनको हॉस्टल की सुविधा भी दी जाए और पढ़ने के उनको ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। इस तरह के तमाम प्रावधान कह सकते उन्होंने भारतीय संविधान में किए। एक तो आरक्षण जो है, आरक्षण दो प्रकार का है, राजनीतिक आरक्षण और शैक्षिक आरक्षण है। दूसरा अगर बात करेंगे तो छुआछूत का अंत कराया। धार्मिक स्वतंत्रता को लागू करवाने में अंबेडकर का भारतीय संविधान में बड़ा योगदान है। ठीक है, कि भाई हर कोई व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर सकता, अपने धर्म को मान सकता है। ठीक है, धर्म और जाति और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन सारे संविधान में
संविधान में ऐड करवाने में अंबेडकर का कह सकते एक प्रकार से बड़ा योगदान रहा। और कह सकते एससी एसटी जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको भारत में बराबरी का अधिकार दिलाने में, खासतौर से उनके लिए संविधान में प्रावधान बनवाने में बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का एक बड़ा योगदान हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा क्या, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर नंबर 4 क्या है, अस्पृश्यतों का उद्धार। तो इसमें हम सबसे पहले अछूत की बात करेंगे और अस्पृश्यता से संबंधित परिप्रेक्ष्य क्या है। अछूतों के उद्धार पर अंबेडकर और गांधी आजादी के बाद अस्पृश्यता क्या रही। देखो आप सबको पता होगा कि भाई जो हमारा समाज है, खासतौर से जो हिंदू समाज है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा जो समाज है वो लगभग 4 वर्णों में बटा हुआ है। देखा होगा ना कि हिंदू समाज जो है वह 4 वर्णों में बटा हुआ है, जिसमें भैया सबसे पहले है ब्राह्मण, ब्राह्मण सबसे ऊपर हैं, दूसरा है क्षत्रिय, तीसरा है वैश्य और चौथा है शूद्र। ठीक है, सभी जातियों को इन 4 वर्णों में से किसी में एक वर्गीकृत किया जा सकता है। किसी की जाति की सदस्यता जन्म के अनुसार होती है, किसी की संतान उस जाति के वर्ग में आती है। यानी कहने का मतलब है कि जो भारतीय समाज है और खास तौर से जो हिंदू समाज है उसमें भैया क्या है, वर्ण व्यवस्था है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और कह सकते भैया जो ब्राह्मण है सबसे ऊपर है और शूद्र जो है वो सबसे नीचे हैं। अरे जो जैसे आप ब्राह्मण हो गए, आप शूद्र हो गए, आप वैश्य होंगे या क्या होंगे, ये किसके आधार पर होता है, जन्म के आधार पर। भाई मेरे आपने जिस जाति में जन्म ले लिया आप उस जाति के क्या हैं, कहलाए जाएंगे। ठीक है, एक सामाजिक समूह जो वर्ग प्रणाली से बाहर आता है उसे आवर्ण कहा जाता है। ये आवर्ण चतुर्वर्ण योजना है। शूद्र निम्न वर्ण होने के बावजूद स्वर्णों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए उन्हें आवरण से बेहतर माना जाता है। यानी करें कि भैया कि जो शूद्र हैं वह भी एक प्रकार की किस में आते हैं, स्वर्ण में आते हैं। स्वर्ण जाति यानी बड़ी जातियों में कह रहे हैं, उन्हें आवरण के बाहर नहीं माना जाता। वर्ण योजना के बाहर के कारण आवरण को किसी विशेषाधिकार का आनंद नहीं ले पाते हैं जो अन्य समूह हैं। जाति के पदानुक्रम में वह शूद्र से भी निम्न समझे जाते हैं। यानी शूद्र कौन है भैया, शूद्र से नीचे कौन आते हैं, अछूत आते हैं। देखो 4 वर्ण है, हिंदू है भाई, हिंदू नहीं भाई, यानी 4 वर्णों में कौन है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण 1 हो गया, क्षत्रिय 2 हो गया, वैश्य 3 हो गया और शूद्र 4 हो गया। शूद्र के नीचे अछूत होते थे, यानी जो शूद्र है वो अछूत नहीं माने जाते थे। ये समझना कि जो शूद्र जाति के लोग हैं उनको हम अछूत कहते हैं। अछूत यानी शूद्रों से भी नीचे लोग जो होते थे, ठीक है, वो जो लोग वर्ण व्यवस्था में नहीं आते हैं उनको भैया अछूत कहा जाता है। जाति के पदानुक्रम में शूद्रों से भी निम्न माने जाते हैं। आवर्ण निर्वासन लोग माना जाता है जो परंपरागत रूप से मुख्य धारा में संबंध नहीं रखते हैं, किसी भी तरह के संसाधन की अनुमति नहीं है, वह गांव के बाहरी इलाकों में रहते थे और रोजगार और उत्पादन के कोई साधन उनके पास नहीं थे। ठीक है, उन्हें अछूत कहा जाता था। भाई मेरे जो अछूत होते ना वो गांव से बाहर रहता था, गांव में उसकी एंट्री यानी उसको आना मनाही थी। और जब अछूत गांव में आते थे तो उस टाइम बताया जाता था कि वो डंडा बजाती हुए किस चीजों को करते हुए आवाज करते हुए आते थे ताकि लोग रास्ते से हट जाएं। उनको छूना या उनको देखना एक प्रकार से कह सकते हो कि भैया अधर्म माना जाता था। यानी कह सकते जो अछूत हैं वह आप लोग कह सकते हो कि शूद्रों से भी नीचे हैं। ये समझना। अछूत कौन है, सबसे पहले देखो भाई 1931 की जनगणना में अछूतों को वंचित वर्ग के तहत गिना गया। यानी अछूतों को हम किस में गिनते हैं जी, वंचित वर्ग में। वर्ष 1928 में डिस्प्रेस क्लासिकल एसोसिएशन ने 1942 तक कार्य किया। हालांकि 1932 में अंबेडकर ने इस शब्द का चुनाव किया क्योंकि इस शब्द में असहाय और निम्न समुदाय की पहचान थी। 1935 में अनुसूचित जाति शब्द को साइमन कमीशन ने गढ़ा। यानी अगर आप देखेंगे जो हम अनुसूचित जाति जिसको हम एसटी बोलते हैं, एससी बोलते हैं, अनुसूचित जाति क्या बोलते हैं, एससी। जो एससी समुदाय है उसका नाम किसने किया था, साइमन कमीशन ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 में दर्शाया गया। 1936 में पहली बार ब्रिटिश भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों की एक सूची प्रकाशित की।
यानी अनुसूचित जाति का जो नाम दिया गया ये अंग्रेजों ने दिया था, और अनुसूचित जातियों की लिस्ट जो बनाई थी किसने बनाई थी जी? अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था। अनुसूचित जाति की सामाजिक श्रेणी आज उन जातियों में है जिसमें कह सकते हैं उनकी पिछली पीढ़ियां परंपरागत रूप से अछूत माना जाता था। यानी अनुसूचित जातियों में पता कौन सी जाति आती हैं? जिनको हम अछूत मानते हैं। अछूत का मतलब है जी जिसको छूना नहीं है, या जिसको बड़ी जाति के लोग हैं या जो उच्च जाति के लोग हैं वह छूते नहीं थे, उनको अछूत कहा जाता है। 1970 के समय से अछूतों को दलित शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी 1970 के बाद अगर आप देखेंगे हम लोग अछूत को क्या कहते हैं? दलितों में गिना जाता है, जिसने साहित्य और सामाजिक विज्ञान में ख्याति मिली। हिंदी में दलित शब्द का मतलब है वंचित, जिसे अनुसूचित जाति को अपने, यानी कह सकते भैया जो अछूत हैं वह पहले अनुसूचित जाति में थे और बाद में लिए उनके लिए एक शब्द गढ़ा गया जिसका नाम दलित, यानी वो दलित में आते हैं। यानी अछूत आप कह सकते हैं कि जिनको बड़े वर्ग के लोग या बड़ी जाति के लोग जिनको टच नहीं करते थे, या कह सकते कि और एक हम लोगों ने बात की अछूत जो है वो शूद्रों से भी निम्न, यानी उनको नीचे समझा जाता था, समझ रहे हो, यानी उससे भी नीचे आते हैं। भारतीय संदर्भ में एक समुदाय किस प्रकार से उसका विभेद एवं उसको कलंक माना गया है, आइए इस पर बात करेंगे। भैया अछूतों को बिल्कुल एक प्रकार से उनकी स्थिति बड़ी खराब थी, उनको गांव में घुसने नहीं देते थे, बड़े वर्ग के लोग उनके हाथ का पानी नहीं पीते थे, बल्कि कुओं से तो उनको पानी भरने तक नहीं जाता था। जो अछूत होते थे भाई कह सकते हो कि उनके गांव में एंट्री तक नहीं होती थी। ठीक है, अस्पृश्यता क्या है? देखो भाई छुआछूत लगभग 3 प्रकार का होता है। एक तो धार्मिक छुआछूत है, दूसरा नस्लीय छुआछूत है, और तीसरा भैया आर्थिक छुआ। ऋग्वेद का पुरुष सूत्र में बताया गया है कि पुरुष यानी ब्रह्म शरीर के 4 हिस्से के वर्ण हैं। जैसे मुख से यानी ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण बना है, हाथ से और कंधे से क्षत्रिय बना है, जांग से जो है वैश्य का जन्म हुआ है, और चरणों से शूद्र का जन्म हुआ है। मानव जाति की उत्पत्ति योजना में भारत में जाति व्यवस्था की नींव है, जहां इन 4 वर्णों का उल्लेख विराट पुरुष के रूप में होता है। तो कह सकते हैं यानी जो जंघा जो है यानी उससे कह सकते हैं वैश्य जाति के लोग आते हैं, और जो शूद्र हैं उसको कह सकते हो कि भैया पैर से बने हुए हैं, पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है, जो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे आते हैं। और शूद्रों का काम क्या है कि जो 3 जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय और जो वैश्य हैं उनकी सेवा करना ही उनका काम बताया गया। यानी भाई ठीक है, यहाँ हिंदुओं के हेतु ईश्वर का कथन रहा कि वह जाति व्यवस्था में भेदभावपूर्ण आचार से खुद को दूर नहीं करते हैं, जहां शूद्र का जन्म ही अन्य सभी श्रेणियों की सेवा करना है। ऋग्वेद के केवल 4 वर्णों के बारे में बताता है, वह इंगित करता है कि 5वां वर्ण कुछ समय के लिए हिंदू सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बना, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। यानी कह सकते भैया कि जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था है उसमें कह सकते कि भैया कि जो शूद्र जाति के लोग हैं उनको यही कहा गया था कि जो 3 वर्ण है यानी ब्राह्मण जो है, जो क्षत्रिय है, जो वैश्य है, उसको तुमको क्या करनी है जी? सेवा करनी है, और सेवा ही करना है। एक खास तौर से बातें की गई। अब हम लोग थोड़ा सा अछूतों की बात करें। देखो अस्पृश्यता भारतीय समाज में हमेशा रही भाई, भारतीय जो समाज है उसमें छुआछूत तो रहा ही है। ठीक है, यद्यपि अंग्रेजों के समय भारत की अगर हम लोग बात करें तो उस समय शिक्षा के प्रयास से और शिक्षाविदों का विशेष ध्यान कह सकते हैं छुआछूत पर गया, जो हिंदू समाज में खूब फैला हुआ है। हालांकि इतिहास गवाह की अस्पृश्यता को कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जाति व्यवस्था की संस्था जिसने अस्पृश्यता की हेतु नींव डाली, और कह सकते हैं इन्होंने 5वीं से 2री शताब्दी ईसा तक बौद्ध धर्म और जैन धर्म आया। गुप्त काल में ब्राह्मणवाद का पुनरुत्थान हुआ और अस्पृश्यता विकसित हुई, जिसने वैष्णव धर्म और शैव धर्म को काफी हद तक प्रभावित किया। जाति को त्यागने हेतु बात की। भक्ति आंदोलन की अगर हम लोग बात करें, जहां पर छुआछूत को लेकर के, कर्मकांडों को लेकर के, दलित और पिछड़ों को लेकर के संतों ने कई प्रकार की बातें की। जैसे नामदेव हैं, कबीर हैं, रविदास हैं, धन्ना हैं, ये सभी लोग कौन हैं? निम्न जाति के लोग थे या अछूत थे कह सकते हो, जिन्होंने कह सकते कि हिंदू समाज में छुआछूत को भी बंद करना या छुआछूत आप मत कीजिए, इस प्रकार की बातें की ना। ठीक है, और अछूत याद रखना कि जो शूद्र हैं
उससे भी निम्न माने जाते थे। लेकिन आज के समय में कह सकते हैं कि अछूत किसको कहा जाता था? अगर आप बात करेंगे जो अनुसूचित जाति के लोग हैं। कौन से जी? अनुसूचित जाति, जिसको हम शेड्यूल कास्ट बोलते हैं। और इनको कई बार यही लोग क्या है, इनको कहा जाता है, यानी इन्हें ही अछूत कहा जा रहा है। ठीक है, अछूतों का सिंपल सा मतलब भैया उनको छूना नहीं है। बड़ी जाति के लोग उनको टच नहीं करते थे, अगर टच कर लेते थे बड़ा बुरा माना जाता था, और यानी उनको जैसे पाप सा लग जाता, ऐसा होता था। इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था। इनको कह सकते कि जो बड़ी जाति के लोग हैं, इनके कुओं से पानी भरने नहीं देते थे, इनको खाना वाना मिलता था, इनके बर्तन वर्तन बिल्कुल अलग कर देते थे। तो इस प्रकार से कह सकते इन जातियों के लोगों के साथ व्यवहार होता था। अंबेडकर और गांधी के विचार क्या हैं? 1920 में अंबेडकर ने अछूतों के लिए समान अधिकार के लिए संघर्ष किया। कब? अंबेडकर ने 1920 में कह सकते भैया जो अछूत जाति के लोग हैं उनके लिए संघर्ष किया। मार्च 1927 में अंबेडकर ने सबसे लोकप्रिय नागरिक अधिकार आंदोलन का आयोजन किया और कह सकते सत्याग्रह का आंदोलन किया। 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को महांड में आग के हवाले करके इस आंदोलन को किया गया, क्योंकि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ जिसने समाज में जाति को लगा रखा था, भाई मनुस्मृति है जिसमें जाति की बहुत बातें की गई हैं। ठीक है, यह कार्य हिंदू समाज में जाति व्यवस्था आधारित पर अंबेडकर के प्रतीकों के खिलाफ था। यानी कह सकते कि भाई जाति व्यवस्था के खिलाफ, और कह सकते जो छुआछूत जो होता था खास तौर से अछूतों के साथ, उसको लेकर के सबसे पहले जो आंदोलन किया उसको अंबेडकर ने किया। अंबेडकर ने मई 1930 में नासिक में एक कलाराम मंदिर में प्रवेश हेतु एक सत्याग्रह किया। अंबेडकर का मानना है कि सार्वजनिक उपयोग और पूजा स्थलों पर यानी अछूतों की अनुमति होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता भाई जो अछूत समझे जाते थे उनको मंदिर में घुसने नहीं जाता था। तो अंबेडकर कहते कि भाई जो सार्वजनिक जगहें हैं वहां पर अछूतों का भी प्रवेश होना चाहिए। हिंदू जाति धीरे धीरे अस्पृश्य लोगों का स्वीकार करेगी, इस प्रकार समाज बदलेगा। यानी अंबेडकर का मानना था कि भाई अगर जो अछूत हैं जिनके साथ छुआछूत हो रहा, अगर उनको मंदिरों में और हर जगह पर उनको प्रवेश मिलेगा तो इससे समाज की जो सोच है वह क्या है, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। यानी धीरे धीरे समाज बदल जाएगा। जो भैया अछूतों के साथ जो छुआछूत हो रहा है, जो उनके साथ शोषण हो रहा है, और जो उनको समाज में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको पानी भरने नहीं दिया जा रहा कुएं से, ठीक है, इस प्रकार का जो दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है वो भाई धीरे धीरे बदल जाएगा। अंबेडकर ने जाति की असमानता के खिलाफ संघर्ष किया और इतना ही प्रतिरोध उन्होंने हिंदुओं से प्राप्त की। उनका सबसे बड़ा प्रतिरोध महात्मा गांधी से है। अंबेडकर ने लगातार जाति व्यवस्था पर हमला किया और उसे खत्म करने की बात की, जबकि गांधी ने अंबेडकर की जाति विचारधारा का खंडन किया। अंबेडकर के लिए जाति व्यवस्था आधुनिक समाज में सबसे पुरानी है और सबसे ज्यादा दमनकारी है। यानी अंबेडकर कहते थे भैया जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त कर दो, क्योंकि जाति व्यवस्था जो है वो समाज को तोड़ रही है और समाज में जो शोषण है, जो दमन है, वो जाति व्यवस्था के साथ ही हो रहा है। तो गांधी का मानना है कि हिंदू समाज की एक विशेषता है कि जिसने पश्चिम में जातियों की सामाजिक श्रेणियों की बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के विरुद्ध अलग अलग समूह जाति के बीच में सहयोग को बढ़ावा दिया। तो गांधी जो है कह सकते यानी छुआछूत को तो गांधी नहीं मानते हैं, लेकिन गांधी जातिवाद यानी जातियों को मानते थे। ठीक है, ये बात है, कह सकते हो। लेकिन अंबेडकर का कहना था भैया जाति व्यवस्था जो है इसको बिल्कुल समाप्त कर दो, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण ही अछूतों के साथ छुआछूत हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, और यह जो जाति व्यवस्था इसको खत्म करना क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आजादी के बाद आप सबको पता हो कि जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और जब हमारे देश का संविधान बना, तो हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद में 17वें अनुच्छेद में कहा गया है कि भाई अस्पृश्यता को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया और जो व्यक्ति छुआछूत करेगा उसको अपराध माना जाएगा। आपको पता है कि अब कोई व्यक्ति छुआछूत नहीं कर सकता भाई, ये तो बिल्कुल किया गया है। खास तौर से दलित जातियों के साथ, आदिवासियों के साथ, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जो जनजाति है SC ST के खिलाफ कोई भी भैया छुआछूत नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको कोर्ट जी कड़ी से कड़ी सजा देगा।
दलितों के खिलाफ छुआछूत या कह सकते हैं SC ST समुदाय के साथ जो छुआछूत है वह बिल्कुल नहीं किया जाएगा। यानी कह सकते हैं छुआछूत का बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हमारे भारतीय समाज में अंत कर दिया गया और बाकायदा कानून बना करके संविधान के अनुच्छेद 17 में इस बात को कहा गया है कि छुआछूत को हम बिल्कुल क्या कर देंगे, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो अस्पृश्यता या छुआछूत को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आएगा तो आप लोगों को यही लिख करके आना है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेंगे हम लोग उनको पहले करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा जो भाई है लोकतंत्र और नागरिकता, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि लोकतंत्र और नागरिकता पर अंबेडकर के विचार क्या हैं। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि भाई लोकतंत्र और नागरिकता पर अंबेडकर के विचार बताना है। ठीक है, तो देखिएगा अंबेडकर की नागरिकता की धारणा व्यक्ति पर केंद्रित रही है। यानी अंबेडकर जो हैं उन्होंने नागरिकता की जो बारे में बात कही है वो व्यक्ति पर केंद्रित रही, यानी नागरिक पर रही है। उनके व्यक्तित्व का स्वरूप कभी भी परमाणुवादी या समाज से अलग नहीं था, बल्कि सामाजिक रूप से अंतर्निहित। यानी कह सकते हैं अंबेडकर जब नागरिकता की बात करते हैं तो कह सकते हैं कि समाज से अलग होने की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति को ही नागरिक मानते हैं। जन्म से ही व्यक्ति को समाज का एक समूह या जाति के अंदर वर्गीकृत किया जाता है। अगर आप देखो भाई, अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है वह किसी न किसी जाति का और किसी न किसी समूह का तो होता ही है। ठीक है, जैसे आप लोगों का भाई मेरे जन्म हुआ है तो आप लोग भी न किसी जाति के होंगे, आप लोग भी किसी न किसी वर्ग के होंगे ना। तो पूर्व निर्धारित जातियों ने वर्ण विशेषाधिकारों को जन्म दिया। यानी कह सकते कि भाई पूर्व की जो जातियां थी उन्होंने वर्ण बनाया। यह प्रणाली कभी भी पसंद नापसंद पर आधारित नहीं थी, बल्कि शेष जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों से दलितों को दूर किया, दलितों का समाज की मुख्य धारा में शोषण किया और उन्हें मुख्य धारा से अलग कर दिया। अगर आप देखोगे भैया भारत में जो नागरिक है, खास तौर से हम बात करें भारत में भैया खास तौर से जातियां रही हैं। जैसे भारत में अगर आप देखो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है। ठीक है, इन सब ने कह सकते भैया जो दलित हैं, दलित जो जातियां हैं उन दलित जातियों को इन लोगों ने ज्यादातर दूर ही किया है। दलित जो समाज है या दलित जो नागरिक है या दलित जो व्यक्ति है वो समाज के द्वारा उसका लगभग शोषण ही रहता है और समाज से कह सकते हमेशा वह क्या है, कटा हुआ है। कटा मतलब यानी वो समाज का पार्ट ही नहीं है। समाज के लोग उसका तो शोषण और दमन करते हैं, खासतौर से हमारे देश में जो दलित हैं। ठीक है, पार्थ चैटर्जी के अनुसार अंबेडकर ने न केवल व्यक्ति के बीच रिश्ते पर जोर दिया बल्कि व्यक्ति और समाज के रिश्ते में जोर दिया है। यानी अंबेडकर व्यक्ति और समाज की नहीं और व्यक्ति और समाज के बीच जो रिश्ता है उस पर जोर देते हैं। उनके लिए समाज व्यक्तियों का संघ है। यानी अंबेडकर कहते हैं भैया जो व्यक्ति है, समाज जो है व्यक्तियों का एक संघ है, यानी एक ग्रुप है। समाज क्षितिज था जबकि व्यक्ति एक सामाजिक वातावरण बनाने की क्षमता है जो नागरिक राजनीतिक सामाजिक अधिकारों की रक्षा करता है। यानी करेंगे भैया कि जो समाज है वह व्यक्ति के राजनैतिक हो, सामाजिक हो, सभी अधिकारों की रक्षा करता है। इस तरह अंबेडकर उदारवाद और सामुदायिकवाद के बीच थे। गायत्री का मत है कि अंबेडकर ने व्यक्तियों और समूहों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए ग्राउंडिंग अवधारणा के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि समाज दो समूहों का संबंध है। यानी कह सकते कि अंबेडकर यहाँ पर क्या कहते हैं कि कहते हैं भाई जो समाज है वो दो समूहों का संबंध है। चटर्जी का मानना है कि अंबेडकर दो अलग अलग राय, सीमा, आधुनिकता और जाति के बीच में रहे हैं। समुदाय की सदस्यता को चिन्हित करने के लिए उन्होंने सार्वभौमिकता और निश्चय दृष्टिकोण है। इसी तरह अंबेडकर मानव संस्थान के विचारों में समाज के भीतर बाहर समझने का इस्तेमाल किया। अंबेडकर ने भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें उसमें अनुसूचित जातियां यानी जिसको एससी बोलते हैं, अनुसूचित जनजातियां जिसको एसटी बोलते हैं, महिलाएं और धार्मिक अल्पसंख्यकों सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। भाई अगर आप देखोगे अंबेडकर का जो संविधान है उन्होंने क्या किया भाई, संविधान में अगर आप देखोगे भीमराव अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिलाएं हैं, जो अल्पसंख्यक यानी जिसको माइनॉरिटी खासतौर से जिसमें मुसलमान आते हैं,
इन सभी के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किसने किया? अंबेडकर ने किया संविधान में ना। उनका मानना है कि जातीय असमानता के गहरे रूप से समाज में पैठ बन चुकी है। यानी अंबेडकर कहते हैं भैया हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था है वो बहुत अंदर तक चली गई और हमारे समाज में जो भेदभाव हो रहा है वह जाति के आधार पर ही हो रहा है और भैया सबको एक जैसा नागरिक नहीं समझा जा रहा है। देश आजाद हो गया है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। देश में लोकतंत्र भी आएगा, अच्छी बात है, लेकिन कह सकते फिर भी हमारे समाज में जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो SC ST OBC हैं, उनको भैया बराबरी का दर्जा तो मिल ही नहीं रहा है। चाहे इस देश में लोकतंत्र आ जाए, चाहे इस देश में डेमोक्रेसी आ जाए, उनको बराबर का नागरिक तो समझा ही नहीं जा रहा है और उनके साथ जो भेदभाव है, उनके साथ जो छुआछूत है और उनके साथ जो पक्षपात है वह पक्षपात तो बराबर ही हो रहा है। तो अंबेडकर का कहना है कि भारतीय समाज में जो नागरिक है वह बराबर नहीं है, उसके साथ भेदभाव, उसके साथ पक्षपात होता ही होता है। भारत में लोकतंत्र आ गया है, वोट देकर के लोग सरकार को चुनते हैं, लेकिन भारतीय संविधान में नागरिक में समानता लाने के लिए उसको अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, उनको आरक्षण के जरिए या रिजर्वेशन के जरिए हम बराबरी का दर्जा प्राप्त करने का एक प्रयास किया कह सकते हैं। तो भाई भारत में जो भारतीय संविधान की अगर हम लोग बात करें, उसमें जो नागरिक उसको बराबर करने का प्रयास किया। सभी नागरिकों को भारतीय संविधान बराबरी का मानता है, लेकिन अगर आप देखोगे भैया इस संविधान से पहले अगर आप देखोगे हमारे देश में सभी बराबर नहीं थे भैया। जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं, ये तो ऊंची जातियां थी, बल्कि जो शूद्र हैं उनके साथ व्यवहार होता था और उनको बराबर समझा ही नहीं जाता था। ठीक है, लोकतंत्र और नागरिकता पर अंबेडकर के विचार क्या हैं देखिएगा। अंबेडकर के लोकतंत्र का अर्थ सम्मिलित जीवन है, ठीक है। उनका मानना था कि लोकतंत्र एक ओर से समाज की व्यवस्था है जहां समाज को बदलने के लिए प्रयास। अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र भैया एक ऐसी जगह है जहां पर समाज को बदलने की पूरी संभावना है और दूसरी तरफ समूह के सदस्यों के लिए समान भावना है। यानी लोकतंत्र कहते थे कि भाई लोकतंत्र समाज में बदलाव ला सकता है, साथ ही लोकतंत्र में समानता की धारणा। अंबेडकर का यह कहना था भाई लोकतंत्र सबको बराबर समझता है और लोकतंत्र समाज को बदल सकता है। लोकतंत्र के बारे में अंबेडकर का मानना है जब राज्य आधिकारिक हो जाता है तो समाज उपेक्षित करता है, तो समाज का स्थान महत्वपूर्ण है। केवल एक लोकतंत्र ही समाज अपने नागरिकों को उसके व्यक्तित्व विकास के लिए स्वतंत्र अधिकार और समान अवसर प्रदान कर सकता। अंबेडकर कहते थे कि भाई अगर लोकतंत्र होगा तभी व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा। तो अंबेडकर का कहना है कि भाई लोकतंत्र ही एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जहां पर भैया सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी काम को कर सकता, किसी काम की मनाही नहीं, आपको स्वतंत्रता है पढ़ने लिखने की, आने जाने की, घूमने फिरने की, और लोकतंत्र ही समान अवसर प्रदान करता है। लोकतांत्रिक समाज ही होगा जहां पर लोगों को क्या होगा, समान अवसर होगा। यानी किसी के साथ भी भैया किसी प्रकार का भेदभाव व जो पक्षपात है वो नहीं किया जाएगा। खास तौर से ये लोकतंत्र जो होगा, जो लोकतांत्रिक विचारधारा होगी, उसी लोकतांत्रिक विचारधारा में हम लोग कह सकते हैं इस प्रकार की चीजें होंगी। आप समझ रहे हैं? तो भाई कहने का मतलब यह है कि भाई लोकतंत्र होगा वही लोगों के साथ ऐसा चीजें कर सकता है। आप समझ रहे हैं? लोकतंत्र में ही स्वतंत्रता, समानता, अधिकार मिल सकता है। लोकतंत्र में ही कह सकते सबको बराबर समझा जा सकता है। लोकतंत्र में ही किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं किया जाएगा। बाकी तो सभी चीजों में भेदभाव वह जो पक्षपात है वह तो बराबर ही किया जाएगा, याद रखिएगा। लोकतंत्र है उसी में भेदभाव व पक्षपात नहीं किया जाता है, ये अंबेडकर का मानना है। खासतौर से लोकतंत्र पर और नागरिकता की बात करते हैं। और भाई लोकतंत्र होगा वहीं पर नागरिक को समान और बराबर समझा जाएगा। जहां पर लोकतंत्र नहीं है वहां पर नागरिक के साथ भेदभाव होगा, पक्षपात होगा और नागरिक को कभी भी बराबरी का अधिकार या बराबरी का दर्जा नहीं मिल पाएगा। लोकतंत्र में ही तो नागरिक को अधिकार मिलेगा, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र अगर होगा तभी नागरिकों को मौलिक अधिकार मिल पाएंगे, नहीं तो भैया नागरिकों को अधिकार नहीं मिलेगा।
जाति और वर्ग के आधार पर जो जातियां बड़ी होंगी वही सारे अधिकारों को प्राप्त कर लेंगी, और बल्कि जो आम नागरिक है उसे किसी भी प्रकार का जो अधिकार है, जो राइट है, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। भैया लोकतंत्र में ही आपको समानता का अधिकार, सबको बराबर समझा जाएगा। लोकतंत्र में ही अंबेडकर जी कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता का अधिकार मिलेगा, सबको स्वतंत्र रहेंगे, कोई कुछ भी कर सकता है, पढ़ने लिखने का हर चीज की स्वतंत्रता रहेगी, घूमने फिरने की। अंबेडकर का कहना है कि लोकतंत्र ही है जहां पर शोषण के खिलाफ अधिकार होगा। अगर कोई दलित जाति और निचली जाति के खिलाफ शोषण करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र में ही भैया धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र का मतलब यह है कि लोकतांत्रिक समाज में ही धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यह लोकतंत्र में ही है। लोकतंत्र में ही सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार होंगे। भैया सबको पढ़ने लिखने का अधिकार जो होगा लोकतांत्रिक समाज में होगा। और जहां पर जातीय समाज है, जहां पर समाज अलग अलग जातियों में, अलग अलग वर्गों में बटा हुआ है, वहां तो पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ जो ऊंची जातियां हैं, जो बड़ी जातियां हैं, उनको रहेगा। ठीक है, और लोकतंत्र रहेगा तभी भैया सबको शिक्षा का अधिकार मिल पाएगा। भाई पहले के समय में अगर आपको पता होगा कि हमारे देश में भैया लोकतंत्र नहीं था अंग्रेजों से पहले, देखो शिक्षा का अधिकार कितना था भैया, नहीं था ना। जो निचली जातियां जैसे SC ST OBC ये कहां पढ़ पाती थी? सिर्फ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य समाज के जो लोग थे वही पढ़ पाते थे, बाकी अन्य जातियां तो नहीं पढ़ पाती थी। तो कहने का मतलब है शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार हमें वही मिल पाएगा जो समाज लोकतांत्रिक होगा, जो पूर्ण राज्य होगा। सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वहीं पर मिलेगा जहां पर लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र में ही हम जाति के खिलाफ बात कर सकते हैं, और बाकी तो हर जगह जाति व्यवस्था विद्यमान रहेगी। लोकतंत्र ही कह सकते हो कि जो एक प्रकार से सबको बराबरी का अधिकार और बिना भेदभाव वाला समाज बनाने में हम लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र की एक क्या है, बड़ी भूमिका रहेगी। तो खास तौर से लोकतंत्र से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा, और जो हम आपको बता रहे हैं यही सारा आपको एग्जाम में भी क्या करना है, लिख करके आना। देखिएगा अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 16वां क्या रहेगा भाई? रहेगा भाई हमारा संसदीय लोकतंत्र क्या होता है, और लोकतंत्र वाले रिलेटेड क्वेश्चन खूब आएंगे। देखिएगा संसदीय लोकतंत्र की हम लोग बात करेंगे, और संसदीय लोकतंत्र पर अंबेडकर के क्या विचार हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा भैया संसदीय भाई भारत में संसदीय लोकतंत्र ही है। ठीक है, जैसे यानी जिन देशों में संसद होती है, ठीक है, और संसद ही सर्वोच्च है, और संसदीय जैसे भारत में भाई लोकसभा के चुनाव होते हैं ना, तो भाई भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसको बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र। ठीक है, और इसको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र ग्रीक भाषा के डोमोसो यानी और क्रेस से मिलकर के बना, जिसका मतलब है जनता का शासन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है भैया? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का शासन है, या जनता की शक्ति से चलने वाला जो शासन पद्धति है वही लोकतंत्र है, जिसमें जनता प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता होती है वो अपने नेताओं को चुनती है, और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वही जाकर के शासन व प्रशासन को चलाते हैं। उसी को भैया हम लोग बोलते हैं लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र यानी क्या है? जनता का शासन, जिसमें जनता वोट दे करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, और शासन और प्रशासन प्रक्रिया में उसके प्रतिनिधि और जो जनता है वह शासन प्रशासन को चलाने में काम करते हैं। ठीक है, और जो भारत है कह सकते विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ठीक है, उसे इस रूप में परिभाषित कर सकते कि शासन सत्ता तुलनात्मक रूप से भारत एक बड़ा राज्य है। ठीक है, जिसमें और भारत में अगर हम लोग बात करें तो लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक सरकारें हैं। अगर आप देखेंगे अंबेडकर लोकतंत्र संबंधी जो उनके विचार हैं वो अब्राहम लिंकन के परिभाषा से संतुष्ट नहीं है। यानी अब्राहम लिंकन कहते हैं ना लोकतंत्र पर अब्राहम लिंकन कहते हैं कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है कि भैया जो लोकतंत्र है जनता का है, जनता के द्वारा है लोकतंत्र और जनता के लिए है। लेकिन अब्राहम लिंकन की परिभाषा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भैया उनसे संतुष्ट नहीं हैं। अंबेडकर ने प्रथम भारतीय राजनीतिक चिंतन थे जिन्होंने भारत के लिए लोकतंत्र के लिए केवल राज्य और समाज, राज्य और सरकार, राष्ट्र और राज्य के मध्य अंतर
ही काफी नहीं बल्कि वह संस्थाओं से जुड़े हैं। अंबेडकर कह सकते हैं उन्होंने स्वतंत्रता, स्वशासन और लोकतंत्र की अवधारणा को दोषयुक्त और भ्रामक बताया है। यानी अंबेडकर लोकतंत्र को भ्रामक बताते हैं। अंबेडकर कहते हैं कि राष्ट्र, समाज, देश जैसे शब्द अस्पष्ट हैं, दुविधापूर्ण हैं, तो आकारहीन हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक शब्द के रूप में राष्ट्र वर्ग है। दार्शनिक दृष्टि से अंबेडकर कहते हैं एक राष्ट्र को एक इकाई के रूप में स्वीकार किया तो जा सकता है, लेकिन समाजशास्त्रीय रूप से नहीं। अंबेडकर का कहना है कि स्वतंत्रता साथ दासों के समान व्यवहार किया। तो अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र जो है सरकार का एक स्वरूप है। अंबेडकर कहते हैं भैया जो लोकतंत्र है वो क्या है? सरकार का एक स्वरूप है और एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा बिना किसी रक्तपात के जनता के आर्थिक और सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अंबेडकर कह रहे हैं भैया कि लोकतंत्र एक ऐसा स्वरूप है और लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसके जरिए जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी लोकतंत्र क्या करता है? जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है। ये अंबेडकर का विचार है। यदि लोकतंत्र को लोगों के द्वारा संचालित करते हैं तो लोकतंत्र को अधिक बढ़िया योग्य बना सकते हैं जो जनता के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन ला सके। उन परिवर्तन के बिना किसी प्रकार का रक्तपात का सहारा लिया स्वीकार कर लूं, मैं तो कहूंगा यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र वास्तविक परीक्षा है, संभवतः यह सबसे कठिन परीक्षा है। यानी अंबेडकर कहते हैं कि लोकतंत्र आसान नहीं है, तो कह रहे हैं कि भाई अंबेडकर का कहना है कि जो लोकतंत्र है वह कह सकते हैं लोकतंत्र एक ऐसा व्यवस्था है, एक ऐसी शासन पद्धति, एक ऐसा स्वरूप है जो जनता में बिना किसी मार काट के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के जनता में शांति के तरीके से कह सकते हैं कि जनता में आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन लाने में कह सकते हैं कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र ही जनता में बिना किसी रक्तपात के, बिना किसी मार काट के, बिना किसी क्रांति और आंदोलन के जनता में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने में लोकतंत्र ही संभव है। और लेकिन यह लोकतंत्र के लिए आसान नहीं है कि लोकतंत्र। राष्ट्रीय लोकतंत्र पर अंबेडकर के विचार क्या हैं? अंबेडकर के अनुसार राष्ट्रीय लोकतंत्र वर्तमान में हमारे पूर्णतः अनजान है, परंतु भारत के एक दौर में राष्ट्रीय धारणाएं विद्यमान है। भारत प्राचीन काल में अत्यधिक उन्नत था यदि हम बात करें तो, ठीक है। कहा गया कि जब भारत में बुद्ध ने देह त्याग किया तब उनके प्रभाव से संदेश मल्लाह तक पहुंच गया। जो सभा में बैठे थे उन्होंने निर्णय किया कि उन्हें सभा समाप्त करनी चाहिए बल्कि अपना काम जारी रखना चाहिए तथा संसद की कार्रवाई समाप्त करके कुशीनगर की ओर प्रस्थान किया। अंबेडकर लोकतंत्र को उत्सुकतापूर्ण विश्वास रखते हैं। अंबेडकर लोकतंत्र के प्रति तर्कवादी हैं। दार्शनिक धारणा से वह एक उदारवादी लोकतंत्र के समर्थक हैं। लोकतंत्र वह भैया जहां पर छुआछूत नहीं होगा, खासतौर से अंबेडकर का मानना है। लोकतंत्र समाज के संदर्भ में दूरदर्शिता और एक ऐसे समाज के रूप में जिसमें ना कोई किसी का शोषण करेगा, ना कोई किसी का दमन करेगा। यानी लोकतंत्र भैया एक ऐसा जहां पर शोषण और दमन नहीं रहेगा। लोकतंत्र में ही एक जाति विहीन समाज होगा। लोकतंत्र में ही भैया स्वतंत्रता होगी, समानता होगा, समाज में सबको बराबर समझा जाएगा, सबको बराबर माना जाएगा। यही तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र केवल सरकार ही नहीं है बल्कि लोकतंत्र जीवन जीने का एक तरीका है। अंबेडकर कहते हैं भैया लोकतंत्र क्या है? कोई एक सरकार नहीं है, शासन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र संयुक्त रूप से मिलजुल करके जीवन जीने का क्या है? एक तरीका है। अंबेडकर के मन में कह सकते कि लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव है। यानी भीमराव अंबेडकर जो हैं कह सकते हैं उनके मन में लोकतंत्र के प्रति क्या है जी? श्रद्धा और आदर का भाव कह सकते हैं अंबेडकर के मन में लोकतंत्र के प्रति है। ठीक है। अगर हम अंबेडकर की बात करें भाई, संसदीय लोकतंत्र क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं, जैसे भारत में हम लोग वोट डाल करके अपनी सरकार को चुनते हैं ना, और संसद बनती है और संसद से प्रधानमंत्री होता है, तो इसी को बोलते भैया संसदीय लोकतंत्र। जहां पर सरकार का चुनाव संसद के द्वारा किया जा रहा है, जनता वोट देती है तो संसद में लोग चुन करके जाते हैं, ऐसे लोकतंत्र को भैया संसदीय लोकतंत्र कहते हैं।
जिस देश में या जिस राज्य में संसद ही सर्वोच्च है, संसद ही सबसे बड़ी शक्ति है, संसद ही सभी फैसले लेती है, संसद जनता संसद के सदस्यों का वोट देकर के चुनाव करती है और संसद के सदस्य ही जाकर के नियम कानून बना रहे हैं, संसद ही सबसे बड़ी शक्तिशाली है, संसद में ही सभी शक्तियां हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संसदीय लोकतंत्र कहते हैं। भारत में जो लोकतंत्र है वो संसदीय लोकतंत्र है। अभी हम जिस लोकतंत्र को हम पढ़ रहे थे यही संसदीय लोकतंत्र है। भाई भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन हमारे यहां पर संसद के जरिए सरकार बनती है। हम लोग देखो लोकसभा में देखो भाई हम लोग वोट डालते हैं, तो भाई जैसे अभी आप देखोगे भैया कि सबने वोट दिया था, उसमें नरेंद्र मोदी भी चुन के गए संसद में, फलाने फलाने बहुत आदमी चुन के गया। अब देखो नरेंद्र मोदी जाकर के सरकार में बैठ के प्रधानमंत्री बन गए, तो इसका मतलब क्या है कि लोकतांत्रिक संसदीय शासन है भारत में। संसद लोकतंत्र तो है, कैसा है? इसको अंग्रेजी में बोलती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, यानी भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। यानी भारत में जो सरकार का चुनाव होता है, जो गवर्नमेंट यानी जो सरकार चुन करके आती है लोगों के जरिए, वो संसद के द्वारा चुन करके आती है। इसी को भैया हम लोग बोलते हैं संसदीय लोकतंत्र। का मतलब आप लोग जो समझते हो कि भैया जहां पर जनता वोट दे करके शासक को या शासक को चुनती है, वही होता है लोकतंत्र। यानी समस्त शक्तियां जनता के हाथ में निहित हैं, उसी को बोलते भैया लोकतंत्र। और संसदीय का मतलब यानी जहां पर शासन व्यवस्था या जो शासक है या जो सरकार है वह संसद के जरिए चुनी जा रही है, उसे हम लोग कह देते हैं भाई मेरे यहाँ संसदीय लोकतंत्र कह देते हैं। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर बताता हूं। देखिएगा अगला हमारा जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 18वां क्या रहेगा? लोकतंत्र का भविष्य, जिसमें हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र की चुनौतियां और लोकतंत्र का भाई क्या भविष्य है आने वाले समय में, अगर हम लोग लोकतंत्र की बात करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती अगर मैं बात करूं ना, तो भाई आजकल यही चुनौती आ रही है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा। भाई चुनाव में देखो कितना सारा घपलाबाजी हो जाता है, जनता को पता ही नहीं चलता कौन कैसे जीत जा रहे हैं लोग। ठीक है, जनता किसी को वोट देती है, वोट किसी को जाकर मिल जा रहा है। तो लोकतंत्र में जो चुनौतियां हैं, अगर हम लोग बात करें उन चुनौतियों को अगर आप देखेंगे तो भाई लोकतंत्र में यही है कि भाई लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। लोकतंत्र में कह सकते विपक्ष अपनी कई बार आवाज नहीं उठा पाता है, या सब भी नहीं लोकतंत्र में आजकल हो पा रहा ना। अगर आप लोग देखो भाई भारत में तो लोकतंत्र है, ठीक है, लेकिन कह सकते यहाँ पर विपक्ष को जैसे आवाज उठानी चाहिए जनता की, वो तो उठा ही नहीं पा रहा, वो कुछ काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा लोकतंत्र में अगर आप देखो भारत में तो लोकतंत्र है, लेकिन आज उतनी स्वतंत्रता है लोगों के पास जितना पहले होती थी, या जितना व्यक्ति बोल पाता था या मीडिया जैसे था, वैसा नहीं है ना। दूसरा निष्पक्ष चुनाव, आज लोगों के मन में डाउट है, लोगों के मन में संदेह है, लोगों के मन में भ्रम है कि जो चुनाव हो रहे हैं वह उनमें कहीं ना कहीं कुछ गलत है या कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। लोगों के मन में ये बातें घर कर गई हैं, यानी बैठ गई हैं कि भैया लोकतंत्र में विपक्ष जो है उसकी आवाज सही उठ नहीं पाती है, विपक्ष आवाज उठा नहीं पाता है। दूसरा लोकतंत्र में पहले जितनी स्वतंत्रता थी भारतीय लोकतंत्र में, क्योंकि हम भारत का लोकतंत्र देख रहे हैं, उतना स्वतंत्र नहीं है। दूसरा भारतीय लोकतंत्र में जो निष्पक्ष चुनाव, लोकतंत्र में काम ही भैया निष्पक्ष चुनाव होना है, ठीक है, लेकिन भैया आज निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है, यानी उसमें कहीं न कहीं पक्षपात है, उसमें कहीं न कहीं चीटिंग हो रही है, उसमें कहीं न कहीं घपला हो रहा है, कहीं न कहीं उसमें धोखाधड़ी हो रही है। तो इस प्रकार के आरोप कह सकते हैं आज लोकतंत्र में लग रहे हैं। तो लोकतंत्र के सामने यही सबसे बड़ी क्या है? चुनौती है ना भैया आज भारत में जो लोकतंत्र है। अगर हम लोग भारतीय लोकतंत्र की बात करें तो भाई भारतीय लोकतंत्र में अगर आप देखोगे तो साथ रहना खाना है, अंतरजातीय विवाह है, निम्न जातियों के लिए शिक्षा है, सब आज लोकतंत्र में है। भैया अगर आप देखो भारत में जो लोकतंत्र है, निम्न जाति के लोग भाई सभी हर जाति के लोग पढ़ पा रहे हैं, सभी मिलजुल करके रहते हैं, किसी के साथ भेदभाव पक्षपात नहीं हो रहा है। आज दूसरी कास्ट में भी लोग शादी कर लेते हैं। राजनीतिक शक्ति जो है सभी के पास बराबर है, छोटी जातियों के पास भी है। लेकिन जिस दिन लोकतंत्र नहीं रहेगा सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। कहने का मतलब है ना कि भाई लोकतंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं अगर लोकतंत्र जिस दिन चला जाएगा हमारे समाज में अंधविश्वास लगातार बढ़ता चला जाएगा और हमारे समाज में फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जातिवाद,
ये सारी चीजें फैल जाएंगी। जाति के नाम पर भेदभाव होगा, लोगों का शोषण होगा, लोगों को दमन होगा, इस प्रकार की चीजें तो होने ही लग जाएंगी जिस दिन भारत में लोकतंत्र नहीं रहेगा। और लोकतंत्र के सामने कह सकते हैं यह बड़ी चुनौती है कि भैया लोकतंत्र जिस दिन भारत में रहेगा उस दिन धर्म सबसे ऊपर आ जाएगा। और धार्मिक आधार पर भाई भारत में अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा, लोकतंत्र में अगर समस्या रहेगी तो धर्म सबसे ऊपर है। और फिर भारत में भैया धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर लोगों के साथ छुआछूत, भेदभाव, यह सारी चीजें जो हैं वो होने लग जाएंगी। लोकतंत्र का भविष्य क्या है? भारत में लोकतंत्र के भविष्य में महत्वपूर्ण बात है अल्पसंख्यक अधिकारों को विस्तारित, संस्थागत, साथ साथ जातीय बहुलता पर समन्वय है। भारतीय राजनीति में अलगाव और अन्याय पर टोक लगाना अनिवार्य है। मैं, मुझे, मेरा और मेरा भारत एकमात्र संसार है, मैं इसके लिए बाध्य हूं। यदि लोग इस तरह सोचेंगे तो अल्पसंख्यकों के साथ जो अन्याय से जूझ रहे हैं, अन्याय को खत्म करने का उद्देश्य अन्य लोगों के लिए कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यह क्रांतिकारी समझ विकसित कर सकते हैं कि जो लोकतंत्र में संकट में डालेगा। भैया लोकतंत्र का जो भविष्य है वह लोगों के हाथ में ही है कि भाई लोग कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, लोगों का स्वभाव कैसा है, लोगों का व्यवहार कैसा है। लोग ही तो आगे भाई लोकतंत्र को बचाएंगे। लोकतंत्र जो भाई भारत में जो लोकतंत्र है वह लोकतंत्र बना रहे। भाई लोकतंत्र में कह सकते हैं कि लोकतंत्र रहेगा तभी तो आज हमारे समाज में बराबरी रहेगी। जिस दिन भैया लोकतंत्र नहीं रहा तो भारतीय लोकतंत्र में भविष्य यही है कि लोगों को लोकतंत्र के लिए बचाना बहुत जरूरी है। जिस दिन लोकतंत्र नहीं रहेगा उसलिए समाज में भैया जातिवाद, छुआछूत, ये सारा जो पहले होता था बिल्कुल ऐसे ही फैल जाएगा। इसलिए लोकतंत्र को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लोकतंत्र पर कह सकते भाई खतरा मंडरा रहा, लोकतंत्र हट भी सकता है, कुछ और भी आ सकता है, कोई दूसरा तंत्र भी आ सकता है। तो लोकतंत्र कह सकते हैं जब तक अगर हमारा समाज शिक्षित रहेगा, पढ़ा लिखा रहेगा, जागरूक रहेगा तो कह सकते भाई लोकतंत्र हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, तो लोकतंत्र बना रहेगा। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है भविष्य कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं लोगों को मिलती रहेंगी। अगर लोग पढ़ते रहेंगे तो लोग अपने अधिकारों को समझते रहेंगे, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, जानकार रहेंगे और भारतीय लोकतंत्र में जैसा है ऐसा लगातार चलता रहेगा। तो भाई भारतीय लोकतंत्र के सामने भी चुनौतियां हैं और भारतीय लोकतंत्र का भविष्य जो है वह अच्छा तो भविष्य है, लेकिन साथ ही साथ लोकतंत्र भारत में हमेशा बना रहे इसके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार की जो चीजें हैं, शिक्षा हर एक वर्ग में पहुंचे, खासतौर से SC, ST, OBC जो जातियां हैं उनको लोकतंत्र में खास तौर से वो पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें ताकि लोकतंत्र और भी मजबूत हो सके। ठीक है, इसकी हम लोग बात कर सकते हैं। तो लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखिएगा। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 19वां क्या रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या रहेगा, संवैधानिक प्रावधान तथा प्रतिनिधित्व का विचार। देखो भाई, एक प्रतिनिधित्व निकाय संस्था के रूप में भारतीय संविधान लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों की राजनीति का प्रतिनिधित्व। देखो एक बात बता दूं भैया कि भारत में जो लोकतंत्र है उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है, अल्पसंख्यक मतलब समझते हो, खास तौर से जैसे मुस्लिम हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, इन्हीं को अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो अगर आप देखोगे भारतीय लोकतंत्र में जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको क्या दिया गया, उनको बहुत सारे अधिकार मिले ना भाई। उनको धार्मिक स्वतंत्रता है, हर कोई भैया अल्पसंख्यक जैसे मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, अपने धर्म को मान सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, अपने धर्म के लिए शिक्षण संस्थान खोल सकता है, अपने धर्म को बढ़ाने के लिए रुपए पैसे इकट्ठा कर सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, ये सारे कह सकते अल्पसंख्यकों को अधिकार मिला है। ठीक है, वो किसी भी धर्म को मान सकते। खास से भारतीय लोकतंत्र में अगर आप देखेंगे उनके लिए ऐसे प्रावधान किए गए, खासतौर से जो अल्पसंख्यक यानी खासतौर से जो हमारे देश में मुसलमान हैं, ठीक है, उनको भी भाई देखोगे कि भाई मुसलमान अपने धर्म को मान सकता है, पूजा पाठ कर सकता है, अपने धर्म को लेकर के वो धार्मिक संस्थान खोल सकता है, अपने धर्म को लेकर के वो कोई शिक्षण संस्थान जैसे मदरसे चलते हैं वह उनको भी खोल सकते हैं। और अल्पसंख्यकों को भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिला ना भाई, अल्पसंख्यक भी वोट डाल सकते हैं, सरकारें चुन सकते हैं, उनके भी बराबरी का दर्जा अगर आप देखोगे ना। अगर आप देखोगे भारतीय जो संविधान है हमारा, उसमें अगर आप देखोगे जो हमारे देश में अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको देखो भाई कितने सारे अधिकार मिले, उनको आरक्षण मिला है। खासतौर से वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जो आरक्षण मिला है वो किसमें मिला, शिक्षा में मिला है, नौकरियों में मिला है। ठीक है, कह सकते हो कि लोकसभा, राज्यसभा,
बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि जो पंचायतें हैं वहां पर भी उनको आरक्षण दिया गया है, ताकि समाज में उनको भी बराबरी पर लाया जा सके। क्योंकि लंबे समय तक हमारे भारतीय समाज में जो शोषण दमन रहा है, वो समाज इतना पिछड़ गया है कि उसको बराबरी पर लाने के लिए उसे हमें सपोर्ट और मदद की जरूरत है। और आरक्षण ही एक ऐसी व्यवस्था है जो समाज में कह सकते हो कि भाई समाज को बराबरी में लाने में मददगार हो रहा है। तो कह सकते हैं दूसरा, अगर आप देखें भारत में जो लोकतंत्र है उसमें देखोगे तो भैया प्रतिनिधित्व तो है ना। अगर आप देखोगे जो अल्पसंख्यक हैं या खास तौर से जो SC ST होते हैं उनके लिए अगर आप देखो हमारे यहाँ पर सीटें भी रिजर्व है, बहुत सारी सीटें रिजर्व होती हैं, इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व हो सके। तो अगर आप देखोगे लोकतंत्र में इस प्रकार के लिए बहुत सारे आरक्षण दिए गए हैं, बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। जो दलित हैं, जो SC ST हैं, जो आदिवासी हैं, जो OBC हैं, इनके लोग भी चुन करके संसद में पहुंचे, विधानसभाओं में पहुंचे, ताकि उनकी बात भी रख सके। तो कह सकते हैं कि हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति हो जिसको SC बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति जिसको ST बोलते हैं, उनको भैया आरक्षण के जरिए ताकि दिया गया, ताकि उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व यानी उनके लोग भी चुन करके संसद में पहुंचे और उनके समाज की जो आवाजें हैं वह भी भारतीय संसद में पहुंचे। इसलिए उनको कह सकते हैं संविधान में भी विशेष प्रावधान दिया गया है और उनका भी प्रतिनिधित्व हमारे समाज में और राजनीति में भैया बना रहे। इसलिए देखो बहुत सारी सीटें जो आरक्षित सीटें होती हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट सीटें कर दी जाती हैं, ताकि उनके लोग भी चुन करके संसद में पहुंचे, विधानसभाओं में पहुंचे, असेंबली में पहुंचे, पंचायतों में पहुंचे, ताकि उनके समाज की बातें को भी रख सकें। दूसरा, अगर आप देखोगे तो हमारे संविधान में भैया अल्पसंख्यकों को लेकर के अगर आप देखोगे, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, इनको भी अगर आप देखोगे इनको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये सारी बातें तो कह सकते हैं हमारे भारतीय जो संविधान है उसमें संवैधानिक प्रावधान तो किए गए हैं, और ताकि उनको प्रतिनिधित्व का मतलब राजनीतिक लोग भी उनको जीत करके पार्लियामेंट में पहुंचे, उनकी बात भी संसद में पहुंचे, उनके बाद भी विधानसभा में पहुंचे। इस प्रकार के प्रावधान कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हम लोग 19वां कर रहे हैं, और खासतौर से लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र कहता है। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है जी जिस समाज में बराबरी है उसको हम सामाजिक लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है, जिसमें भेदभाव नहीं, छुआछूत नहीं, ये सामाजिक लोकतंत्र है। जिसमें राज्य नियंत्रण रखता है और जो गरीब है, जो आदिवासी हैं, जो पिछड़े हैं, उनको भी एक प्रकार आरक्षण दे करके उनकी मदद करके उनको भी मुख्य धारा में लाने का प्रयास करता है वो सामाजिक। जैसे आपसे एग्जाम में लोकतंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। जितने मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं, आप एग्जाम में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं चैप्टरों से मिलेंगे, जिन चैप्टरों को हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और इन्हीं चैप्टरों से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से रिलेटेड आने वाले हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, इनको अच्छे से करके जाइए, आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलेंगे। आप इनको करके जाइएगा, ठीक है। तो जो मैंने चैप्टर पढ़ा है इनको आपको अच्छे से जरूर पढ़ना है, और इसी में से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी जितनी मैंने सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ाएं, चैप्टर को अच्छे से करिएगा। और 20 नंबर का क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है, और 20 नंबर के लिए कम से कम 4 पेज लिखना है, और अच्छे से बना करके आप लोग लिखेंगे तो 100% ये आपका एग्जाम पास हो जाएगा और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए